हाँ जी, एपिसोड 197 के जवाब। और ये वाला एपिसोड है 199। हम एक एपिसोड पीछे हैं 200 एपिसोड पूरे होने से। किसी ने कमेंट में याद भी दिलाया था, थैंक यू। और आज ये 197 के जितने क्वेश्चन आए हैं उनके जवाब देने के लिए बैठी हूँ। तो चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आओ बहन बातें करें। देखो जी, पहला क्वेश्चन है, दीदी मैं न्यूली मैरिड हूँ, मेरे हस्बैंड की अर्निंग कम है, मैं वेल ऑफ फैमिली से हूँ, फैमिली भी बहुत कलेशी है, उनकी सास ननद जेठानी किसी से नहीं बनती मेरी जॉब भी छूट गई, सब मुझे नौकरों की तरह काम करना चाहते हैं घर का। हस्बैंड भी अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं है, मैं क्या करूँ जिससे हम फाइनेंशियली स्टेबल रह सकें। मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। देखो, अगर आपको लगता है कि अगर अलग रह के आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है तो थोड़ा सा अगर हम कम खर्चे में काम चला लें लेकिन सुख शांति से रह लें तो मुझे लगता है वो ज़्यादा सही है। तो अगर ऐसा है तो अपने हस्बैंड को बोलो कि भाई अलग रह लेते हैं। और फिर जो एक जॉब आपकी छूट गई है, ऐसा तो है नहीं कि वो एकमात्र जॉब थी, ट्राई करोगे दूसरी मिल जाएगी। तो जितनी हस्बैंड की अर्निंग है वो प्लस आपकी, और खर्चे थोड़े कम हो जाएंगे तो हो जाएगा मामला सेट। तो शुरुआत मतलब अगर आपको लग रहा है कि यहाँ रहना सही नहीं लग रहा और आप बंद गई हो और आपकी नौकरी की गुंजाइश यहाँ ख़त्म सी होती जा रही है, तो पहले आप अलग होने की सोचो, उसके बाद फिर आप नौकरी की सोचो। और पहले तो मैं तो यही कहूँगी कि ट्राई कर लो, अगर जॉइंट फैमिली में ही थोड़ा अपोज करके नौकरी के लिए दोबारा निकल सको तो वो बेटर हो जाएगा थोड़ा, कि परिवार बना रहे। पहले अपने पैर जमा लो, कमा लो, है ना। और साथ में ये भी ना हो वरना पता लगा जी हम करियर चुनने चले तो परिवार ख़त्म। लेकिन अगर ऐसा परिवार है जो बहुत टॉक्सिक है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो फिर पहले वहाँ से अलग हटो, फिर नौकरी ढूंढो। शुरुआत में हो सकता है थोड़े कम पैसे रहें लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, दीदी मेरी 4 ननद हैं, हम बाहर रहते हैं, ससुराल 250 किलोमीटर दूर है, हम साल में 1 बार जाते हैं। सारी नंदें बहुत राजनीति करती हैं मेरे हस्बैंड के लिए कि मेरे घर क्यों नहीं आए, कोई मतलब नहीं रखते हैं वो लोग। मेरा नंदोई शादी में मेरे हस्बैंड से मिला था, नमस्ते तक नहीं किया, क्या उसके घर जाना चाहिए? मुझे लगता है आपको ये चीज़ ना उन बहन भाइयों के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। उन्हें लगे चलना है, कहें कि तू भी चल पड़ो, क्या ही जा रहा, नहीं कहें अपना भाई बहन आपस में सुलट लें दें। आप बस डिसीजन के बाद देखो कि उनकी बात का या उल्हानों का डिसीजन क्या निकला, उसमें बीच में आप पढ़ो मत। क्योंकि नमस्ते नहीं करी या कुछ भी करी, वो उन जीजा सालों के बीच का मुद्दा है, बहन भाइयों के बीच का मुद्दा है। तो आप इसमें ज़्यादा ना घुसो तो ज़्यादा आपको मानसिक सुकून रहेगा। नेक्स्ट, मेरी लाइफ में कुछ ऐसे बंदे हैं, मैं मन तो करता है कि धैर्य पट इतना बजाऊं कि ज़िंदगी में किसी को भी इतना ना तंग करें। मेरा पाला एकदम मझे बेवकूफ़ों से पड़ गया है, मैं ऐसा कोई वर्ड ना होगा जिससे खुद को समझाऊं। देखो, मन कर रहा है आपका धैर्य पट लेकिन आप कंट्रोल कर रहे हो तो ऑब्वियसली इसकी कोई वजह होगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जो कोई इरिटेटिंग होता है या वो होता है ना, जब तक हमें उसकी नेचर समझ में नहीं आती ना, जब तक ज़्यादा गुस्सा आता है। जब हमें पता लग जाता है कि ये ऐसी सिचुएशन में ऐसे एक्ट करेगा, तो जो हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं या तो हमें पहले से पता है फिर वही चीज़ होती है, तो हम इतना ज़्यादा फिर उस पर रिएक्ट करना मतलब छोड़ सकते हैं आराम से, कि पता ही था क्या नई चीज़ है। सडनली जब आता है ना इस तरीके का हमला होता हमारे ऊपर, तो थोड़ा सा आदमी समझ नहीं पाता कि अब क्या करें यार, ये क्या चीज़ है, ये क्या आदमी है। लेकिन ठीक है, हर तरीके का आदमी है दुनिया में, सब कोई एक से तो होते नहीं। अब मैं तो इसको एज अ गेम लेती हूँ कि भाई ये भी एक टास्क है, समझ लो आज के गेम का, कि अगर हम बिग बॉस में आए तो ये एक कैरेक्टर है, आज इसे हमें डील करना है। ऐसे लेके चलो ना तो आपको मतलब थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, थोड़ा बहुत आएगा या कुछ भी है, लेकिन एट द एंड आप ऐसे नहीं होगे कि रात को सो रहे हो तो उसके बारे में सोच रहे हो या टेंशन हो रही है या अब इसका क्या कर दूं, और घर जाके भी आप सोच रहे हो कि धैर्य पट रहे, उतना नहीं आएगा। तो ये गेम की तरह लेके चले करो कि ठीक है आज का टास्क है भैया, इस कलेश को हमें हैंडल करना। नेक्स्ट, लंबा क्वेश्चन है, दीदी मेरी सास है हर बात पर ताने मारती है, वैसे तो वो ठीक है, कुछ काम बोलो तो कर देती है, पर उनको बस ये चाहिए कि बहू टाइम पर उठ जाए और नहा धोकर पूजा कर दे, खाना बना दे, चाहे फिर वो सो जाए। हर चीज़ में कहती हैं मैंने बहुत काम किया है, सास को हाथ नहीं लगाने दिया, बस यही सुनाती हैं हर चीज़ में, बस मैं करती हैं। मेरी जेठानी की लड़की हुई ऑपरेशन से,
और बस उन्हें ताने देती रहती हैं कि उसने ऑपरेशन करा लिया। उनसे लड़ती हैं, सुबह उठ के नहा धो ले, पूजा कर, खाना बना, मेरे लड़के को खिलाती नहीं है कुछ, वो सूख गया है। बस पूरे दिन यही ड्रामा करती हैं। उनको जवाब देती हैं दीदी तो उनकी बुराई सबसे करती हैं। मैं उनकी बातों को इग्नोर करती हूँ और शांत रहती हूँ। आपसे ये पूछना है कि मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ, पर मुझे डर लग रहा है कि वो मेरा क्या हाल करेंगी, इरिटेट कर देंगी अपना ज्ञान दे देकर। प्लीज़ दीदी हेल्प मी, मैं कैसे उनकी बातों को जवाब दूँ। और एक चीज़ और दीदी, फ्रूट काटूँ थी प्रेगनेंसी में तो बोलती थी हमने कभी फ्रूट्स नहीं खाए, खाती थी होगा, तभी भी बच्चे हष्ट पुष्ट हुए, बताओ आप क्या करूं। रिप्लाई प्लीज़ सॉरी दीदी, बड़ा कमेंट हो गया। हस्बैंड कहते हैं उनकी उम्र हो गई है, मम्मी है बस। देखो वो अपने वहीं पे उनकी सुई अटकी हुई है। अगेन पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर है, हमें पता है कि एक आदमी ऐसी सिचुएशन में ये करेगा, वो हर चीज़ में अपना एग्जाम्पल देंगी, हर चीज़ में ये बोलेंगी कि तुम ये कर रहे हो हम तो नहीं कर रहे। सिंपल सा एक टैगलाइन याद कर लो कि मम्मी अब ज़माना बदल गया, पहले जैसे ना लोग रहे हैं, ना लाइफस्टाइल रहा है, ना खाने पीने की चीज़ें रही हैं। और अगर पहले से कोई चीज़ आसान हो सकती है तो क्या दिक्कत है। अपने मन को तो आपने लंबा समझा लिया, बस आप उनको बोलने के लिए तो सिर्फ इतना कर दो, मम्मी पहले जैसी अब कुछ नहीं रहा, तो सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब हम उसी हिसाब से रहेंगे बस। तो इतना ज़्यादा आपको पलट के बोलोगे फिर वो इधर उधर गाएंगी, फिर आप प्रेगनेंसी में स्ट्रेस लोगे। इसके बजाय वही है कि क्रिस्प रह के बस इतना बोल दो कि पहले जैसी कुछ चीज़ें रही नहीं अब, तो पहले वाली आपने कर लिया बहुत बढ़िया, लेकिन अब नहीं होता ऐसा, बस बात ख़त्म। तो उनको भी ये लगेगा कि भाई मेरे करे हुए को नाट भी नहीं रही, अब मेरे कहा मानेगी भी नहीं, ये अपने हिसाब से करेगी। तो थोड़ा तमीज़ में रह के आप उनको डिनाई कर सकते हो। नेक्स्ट दी, मेरी मदर का मैरिटल अफेयर था पापा पर 498 और बाकी फॉल्स केसेस लगे हुए हैं, पर वो सब लॉकडाउन में हुआ था। और उसके बाद मुझे शादी का प्रेशर तो बना रहे हैं, पर मुझे डर लग रहा है कि मदर की वजह से लोग मुझे भी ब्लेम करेंगे कि जैसा मैं वैसी बेटी टाइप, जैसी माँ वैसी बेटी टाइप। मेरी एज 26 साल है अभी सच में, और फैमिली में भी लोग इतने सपोर्टिव नहीं है, फाइनेंस भी अच्छा नहीं है जो दहेज देने लायक हो, क्योंकि दहेज से भी कुछ बातें दब जाती हैं जब ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है शादियों में, और फिर इज़्ज़त का चक्कर। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा। वैसे मैंने मास्टर्स तो कर ली पर जॉब नहीं मिल रही, स्किल्स नहीं होने के चक्कर में, और लोग कह रहे हैं शादी कर दो इसकी, निपटाओ फटाफट। देखो एक रहती तो है टैगलाइन की जैसी माँ वैसी बेटी, और ये जेनेटिकली या प्रैक्टिकली होता भी है। हम अपने माँ बाप से बिल्कुल अलग नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे माँ या बाप ने कोई अलग से काम कर दिया गलत समाज के रूप से तो हम भी वो करेंगे ही करेंगे। हम दोनों का मिक्सचर होते हैं। हो सकता है ना हमारा जो पेरेंट ठीक ठाक चल रहा है, हमारे असर उसका ज़्यादा हमारे ऊपर हो, ठीक है। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन हाँ लोग कहने वाले कहेंगे, उसको आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, उसका जवाब देना आपको अपने एक्शन से। जब आप सीधी चलेंगी, सही रहेंगी, ऐसी असंख्य बेटियां हैं जो अपनी माँ से बिल्कुल अलग हैं, वो बिल्कुल अपने पिता पे गई हैं, आदत में, शक्ल में, अकल में होती हैं ऐसी चीज़ें। किसी की मम्मी है, हमारे यहाँ टीचर्स हैं ऐसी, किसी की मम्मी है बिल्कुल सिंपल है, लड़की बिल्कुल हाई फाई है। किसी की मम्मी बहुत हाई फाई है, हर चीज़ में एडवांस, दिखने में, तैयार होने में, सब कुछ है, उनकी लड़की बिल्कुल सिंपल जैसे 70s की कोई लड़की उठ के आ गई है। तो ऐसे केसेस होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी माँ ने कुछ कर दिया तो आपके लिए स्कोप ही ख़त्म हो गया। लेकिन हाँ लोग एक बार को करेंगे, जब रिश्ता देखने जाता है तो आदमी देखता ही है कि माँ बाप कैसे हैं, है ना, और वो चीज़ प्रैक्टिकली होती भी है। वो तो हो गई, लेकिन अब ये है कि भैया शादी में दहेज नहीं है, माँ का साथ में कलंक है आपके साथ, एक तरीके से बदनामी वाला। तो अगर प्रेशर बना कौन रहा है शादी का, ठीक है, उनको मना भी मत करो, पर अपनी स्किल्स के लिए आप जो कर सकते हो, जहाँ पे भी एडमिशन लेना है, आगे पढ़ाई करनी है, कंपटीशन की तैयारी करनी है, आप जी लगाओ वहाँ पर। शादी के लिए वो कह रहे हैं, देख रहे हैं, देख लो। जब लगे लड़का देखने की बात है तब लड़का देख लेना, लगे शादी फिक्स हो रही है कर लेना। अपनी तरफ से डिनाइल में जाओ मत, लेकिन अपना पूरा ध्यान रखो फिलहाल आप अपने करियर पे। तो शादी को ये सोच के रहो होनी होगी, अगर आपका लाइफ पार्टनर इस स्टेज में मिलना होगा तो वो मिल जाएगा, आ जाएगा। जब शादी हो जाएगी, वहाँ जाने की बात आएगी, तब की तब सोचना। उससे पहले अपना दिमाग सॉर्टेड रखो अपने करियर पे, क्योंकि अगर नौकरी वगैरह लग जाए, कुछ अच्छा स्किल आप कमा लो, कोई एक अच्छी डिग्री ले लो जिससे अब ना लगी तो आगे लगने के चांसेस हैं, तो थोड़े पैर मजबूत रहेंगे आपके। तो जो दहेज की कमी आपको लग रहा है कि खल रही है, अगर आपकी जॉब लग जाती है तो वो वही बात पड़ जाएगी कि कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कर देगा आदमी,
कि भाई नौकरी वाली लड़की आ रही है, अच्छी आ रही है, तो वो आपका जो सोच है वो भी वहाँ पूरी हो जाएगी। फ़िलहाल अपनी स्किल्स पर काम करो, शादी को साइड में चलने दो, आपको उसमें कुछ नहीं करना। घर के बड़े लोग कर रहे हैं, करने दो, उसे मना मत करो। तो बाकी भगवान पे छोड़ दो। होनी होगी हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो आपकी नौकरी के बाद होएगी। शॉर्ट्स का मोनेटाइजेशन क्या क्या है दीदी? मोनेटाइजेशन क्या होता है? मोनेटाइजेशन होता हो। अच्छा, शॉर्ट तो वीडियो बनाई हूँ और भी उसका मारा, उसके लिए क्या करूँ? जैसी इंग्लिश लिखी है भाई साहब, उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत कुछ उसमें अभी सीखना भी होएगा। बाकी शॉर्ट का मोनेटाइजेशन पॉलिसी, मैंने तो शॉर्ट पे इतना कुछ काम करा नहीं। शॉर्ट्स के चैनल पे आप सिंपल यूट्यूब वीडियो इसमें स्टूडियो में जाके या फिर गूगल पे भी जाके आप टाइप करोगे ना कि शॉर्ट के मोनेटाइजेशन का क्या प्रोसेस है, तो वहाँ पे सब लिख के आ जाएगा। आप उसमें से आराम से पढ़ लो, इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा। ठीक है। अच्छा जी मैम, मेरी शादी को 14 साल हो गया, मेरे 2 बच्चा है, एक 10th का दूसरा 12th का। मेरी सास और पति बहुत बेकार हैं, पति दारू पीता है, मारपीट करता है, मैं कुछ कमाती नहीं हूँ, लेकिन अब मैं ये घर छोड़ना चाहती हूँ। मुझे ये पूछना है कि क्या मैं अकेले कमाकर अपना घर चला पाएगा? देखो, ये कोई आपको बाहर वाला नहीं बता सकता, और जब हम ऐसे कोई डिसीजन सोचते हैं लेने की तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल लगता है। इसीलिए असंख्य औरतें सोच के रह जाती हैं, पूरा करती भी नहीं। क्योंकि मैं कहूँ कि अरे कुछ नहीं है, सब हो जाएगा, निकलो, ऐसा कुछ नहीं होता। निकल के जाके देखो, मुश्किलें तो आएंगी, है ना। लेकिन हमें सिर्फ उन 2 मुश्किलों में से ये चुनना है कि इस आदमी के साथ, इस परिवार के साथ, इस घर में रहना ज़्यादा मुश्किल है, या बाहर की दुनिया में अकेले अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करके, स्ट्रगल तो बढ़ेगी हर चीज़ में, वो ज़्यादा मुश्किल है ना। तो हम फिज़िकल कंफर्ट ढूंढ रहे हैं या मेंटल कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, ये हमारी प्रायोरिटी हमें पता होती है। तो कोई ऐसा है कि यार यहाँ मैं 4 गाली खा के भी कम से कम अपना घर में पड़ी हूँ, ठीक है, और कोई ये कहता भाई मुझे गाली नहीं खानी, मेरे को सड़क पर रात बितानी मंजूर है ना। तो ये आपको पर्सनल डिसीजन होएगा। काम दोनों मुश्किल हैं, आपको चुनना है कि आपके लिए ज़्यादा मुश्किल कौन है, उसको छोड़ो। जो थोड़ा उसके अपेक्षा कम मुश्किल है उसको चुनो। नेक्स्ट, सुनीता दीदी, मुझे OTT पर वेब सीरीज़ और मूवीज़ देखने की बुरी आदत लग गई है। इनिशियली मैंने कभी कोई OTT का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था क्योंकि मुझे पता था टाइम वेस्ट होगा, लेकिन जब मेरे पापा की डेथ हुई तब मेरी हालत बहुत ख़राब थी और दिन भर घर पर अकेले रहकर डिप्रेशन में जाने लगी थी। तब माइंड डाइवर्ट करने के लिए मुझे मेरे हस्बैंड ने OTT सजेस्ट किया। शुरू में लिटरली ब्लैंक होकर ही देखती थी, बस दिमाग को सुन्न करने के लिए। लेकिन आज पापा को गए ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, ये आदत छुड़ा नहीं पा रही हूँ। सब कुछ ट्राई करके देख लिया लेकिन नहीं हो पा रहा। मैं समझती हूँ कि ये मेरा ही टाइम वेस्ट हो रहा है, काम में गलतियाँ हो रही हैं, लेकिन जैसे कोई शराबी होता है, वो जानते बूझते भी शराब छोड़ नहीं पाता, उसी तरह नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़ हेल्प कीजिए। OTT मतलब उस पर सब्सक्रिप्शन लेके नाटक या वो आते होंगे, ऐसा कुछ होता होगा ना, मतलब तो उसका सब्सक्रिप्शन कैंसिल भी तो हो सकता है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, जिस टाइम पे आप उसको देखते हो, अगर उस टाइम पे आप कोई ऐसी क्लास ज्वाइन कर लो जिसके जरिए आपको बाहर जाना पड़ जाए उस टाइम, है ना, या फिर टीवी का कुछ इस तरीके का रखो ऑन ऑफ करने का, या फ़ोन में देखते हो। अगर फ़ोन में देखते हो तो बहुत मुश्किल काम है। जैसे मैं एक आध वेब सीरीज़ देखती हूँ, होता तो यही आदमी उसमें हुक्ड होके रह जाता है, ज़रूरी काम छूट रहे हैं छूटने दो, लेकिन उसमें पलक झपकते अगला एपिसोड स्टार्ट, तो बहुत मुश्किल होता है छोड़ने में, है ना। तो वो तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन उसका सिंपल है, अगर मुझे छोड़नी ही ठहरी और मुझे समझ में आ रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया बर्बाद होते, तो मैं टीवी का उसका जो ऑन ऑफ का हिसाब है ना, सिंपल होता है। जैसे योगा हैबिट में सिखाते हैं ना कि रिस्पॉन्स टाइम आपका जितना क्विक होता है, उस काम को करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती हैं। अगर उसके रिस्पॉन्स टाइम में या रिस्पॉन्स करने के तरीके में थोड़े सा हर्डल आ जाएँ तो वो थोड़ा सा डीले हो जाता है। तो अगर हमारा टीवी एकदम ऑन द गो चलने वाला ना हो, थोड़ा इधर उधर उसका स्विच विच हो, तो फिर वो हो सकता है। लेकिन अगर फ़ोन में है तो सिंपल है, सब्सक्रिप्शन और जिस ऐप से वो आती हैं उन्हें दोनों को अगर आप डिलीट कर दो, उनकी नोटिफिकेशन ऑफ़ कर दो, तो थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा। बाकी असली काम आपकी विल पावर ही करेगी और कुछ नहीं। अब जहाँ पे OTT का वो आता होगा कि उसमें प्रोग्राम जो आते हैं उनके ऐड या उनके रिव्यूज़ आप वो भी देखती होंगी, तभी तो सेलेक्ट करती होंगी क्या देखना है, वो सब आपको बंद करना पड़ेगा। उस तरीके की वीडियोस ब्लॉक कर दो, एक एक करके शुरू करो, तो जब वो पोक आपको करना बंद कर देगा तो ऑटोमेटिक फिर आप छोड़ पाओगे आराम से।
है ना। और अगर आप कह रही हो कि मैं सब कुछ कर चुकी, अगर जो मैंने बताया है वो सब भी आप कर चुके हो, फिर मुश्किल हो रही है बहुत ज़्यादा कि अब इसके आगे क्या, है ना। तो भैया सीधी सी बात है, मुझे तो यही समझ में आता है, अगर आपके पास मान लो जैसे हमने जब घर बनाया था पैसे नहीं है, अब ऑनलाइन शॉपिंग है भैया, मन कर रहा है, कपड़े देख रहे हैं, ख़रीदने का मन कर रहा है बार बार, फिर आप एक जगह देखो, वो FB पे भी आएगा, वो इस पे भी आएगा, इंस्टाग्राम पे भी, आपको क्रोम पे भी दिखाई देंगे, वही वही वो चीज़ पलट पलट के प्रोडक्ट दिखते रहेंगे, तो आपके दिमाग बार बार वहाँ जाएगा। अगर आपने ऐप ही अनइंस्टॉल कर दी या उसके नोटिफिकेशन ब्लॉक कर दी, वो सब चीज़ें कट हो जाती हैं। अब आप पर्पजली उसको ढूंढोगे तभी आप पहुँचोगे, नहीं तो नहीं पहुँचोगे, है ना। तो ये चीज़ ट्राई करके देखो कि उसका सब्सक्रिप्शन कैंसिल करके ऐप डिलीट करो, नोटिफिकेशन ऑफ करो, क्रोम से इधर से उधर से कहीं से भी ना आए, क्या पता काम हो जाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो वही है कि जिस टाइम में देखती हो उस टाइम में कुछ और उससे ज़्यादा मज़ेदार काम ढूंढो। अब नेक्स्ट, हेलो दी कैसे हो आप, बहुत अच्छा काम कर रही हो। मेरा एक भाई है 35 साल का, वह कोई काम नहीं करना चाहता और ना ही शादी करना चाहता है, क्या करें, बहुत परेशान है। अब 35 साल का कोई छोटा बच्चा तो होता नहीं जिसे हम समझाएं कि वो क्या गलत कर रहा है क्या सही, उसके अपने डिसीजन एंड आई एम श्योर उनके अपने रीज़न होंगे। आप उनसे बात करके उन रीज़न्स को समझने की कोशिश कर सकते हो कि जो भी है उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आपको समझ में आ गया उनका थॉट प्रोसेस, तब आप उसमें थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन अगर एक 35 साल का आदमी शादी ना करने का या कमाने नहीं का डिसीज़न ले रहा है, उसके पास उसके रीज़न होंगे। नेक्स्ट दी, मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेरे माइंड में बहुत सी बातें हैं जो करनी हैं, जैसे कि ऑफिस में सब सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, सब इन लॉ फैमिली में भी सारे ऐसे ही होते हैं, सब पीठ के पीछे चुगली करते हैं, क्या करें ऐसे लोगों का, जितना मर्जी कर लो सब वेस्ट ही है, तो क्यों ही करना है। और ऐसा नहीं है कि आपके ऑफिस में या आपके फैमिली में ऐसे है, सबके साथ यही होता है, एक टाइम पास बन गया है, हम सामने बैठे हैं नॉर्मल बात कर रहे हैं, वो आदमी नहीं है, हम उसकी बुराइयां करनी शुरू कर दे रहे हैं। ये हर दूसरे इंसान के साथ है। हो सकता है आप भी ये चीज़ करते हो, मैं भी ये चीज़ करती हूँ, लेकिन हम अपने आप को उस तरीके से देख नहीं रहे। जो आदमी हमारे सामने नहीं है, अगर हम उसकी बुरी बातें बता रहे हैं लेकिन हम उसके सामने उसकी बातें नहीं बता रहे, तो टेक्निकली हम भी तो यही कर रहे हैं ना, कि हम उसके सामने ठीक बात कर रहे हैं, पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं, कर तो हम भी यही रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आपको कहीं मिलेगी नहीं, ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। बात यह है कि जब हमारे सामने कोई है वो ठीक से बात कर रहा है, तो हम इतने ओपन अप ना हो जाएं, इतने कनेक्ट ना हो जाएं। मुझे तो इसका मतलब एक ही इलाज समझ में आया कि भाई किसी से इतना कनेक्ट ही मत हो कि जब वो आपके पीठ पीछे कुछ उल्टा सीधा बोले आपके बारे में तो आपका दिल कट के रह जाए। एक्सपेक्ट करो कि हर आदमी पीठ के पीछे बुराई ही कर रहा होगा, तो अगर ये मान के आप चलोगे तो जब कहीं से पता चलेगा कि कोई आपके पीठ पीछे आपकी भलाई कर रहा था तो बड़ी खुशी होगी, लेकिन जब पता चलेगा कि वो आदमी आपकी बुराई कर रहा था तो बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। हो गए आप सॉर्टेड। मैंने तो अब ये माइंडसेट बना लिया कि भैया जब मैं नहीं हूँ तो मेरे पीछे बुराई पिट रही होगी, वॉट एवर ग्रुप हो, घर का, परिवार का, स्टाफ का, इधर का उधर का, मैं कौन सा इतनी महान हूँ कि सब मेरे पीछे मेरी तारीफ़ों के पुल बांध रहे होंगे। फिर कोई अगर पता चलता है कि कहीं पर मेरी तारीफ़ हो रही थी, खुशी हो गई थोड़ी सी, हाँ भाई चलो बहुत बढ़िया, कोई हमारे पीठ पीछे अच्छा कह रहा है। लेकिन जब पता लगता है अरे वो तो बहुत तेज़ है, वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, इतना सभी बुरा नहीं लगता कि ठीक है भैया उनकी नज़र में हम ऐसे हैं। ठीक है, तो दुनिया को मत बदलो, खुद को बदल लो, वो ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट दी, आई एम वेरी अपसेट, मैं अपनी भाभी के लिए कुछ करती हूँ, मैं जॉब हूँ भैया, ऐसे प्राइवेट जॉब करता, मैं मैरिड हूँ, फिर भी मैं अपने भाई भाभी के लिए शॉपिंग, खाना पीना, बाहर खिला सब करती, बट अभी मुझे कुछ दिन पहले पता चला मेरी भाभी को मेरा घर आना पसंद नहीं, रुक जाती तो भाई से लड़ती, जबकि मैंने उनके साथ बहुत किया, मैं अंदर से टूट गई हूँ, क्या करूँ, मैं घर ना आया करूँ या उनसे मतलब ना रखूँ। हालांकि वो सामने अच्छे से बिहेव करती है पर पीछे भाई से लड़ती है, तुम्हारी बहन आ जाती है। तो मत जाओ, तुम्हारा इसमें क्या नुकसान है, जो आप उनके ऊपर खर्च कर रही थी उनका ही नुकसान है। अब हो सकता है ना कि आप तो खर्च कर रही हो लेकिन उनको नहीं चाहिए, वो उनको प्रिवेसी चाहिए, तो बिल्कुल ना जाना वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन थोड़ा कम कर दो। अगर अब आपको ये बात पता चल गई है तो समझदारी इसमें है।
कुल मिला के आप अपने भाई भाभी के सुख के लिए करना चाह रही थी ना, तो उनको फाइनेंशियली नहीं चाहिए आप उनको थोड़ी सी प्रिवेसी दो, थोड़ा सा उनको मी टाइम मिलने दो, कम कर दो अपना आना जाना, उनको वो चाहिए तो वो कर लो, क्या पता तब सही हो जाए सब चीज़ें। नेक्स्ट, बात सूट की नहीं है। एक्चुअली मैं सबसे छोटी हूँ ससुराल में एंड मेरे सास ससुर नहीं है, बट मैंने हमेशा अपनी नंदों को माँ की तरह दिया है हर ओकेजन में, इवन उनकी माँ जितना देती उससे बढ़कर दिया। बट फर्स्ट टाइम मेरी बेटी के 10th पास पर ऐसा सूट दिया, इससे अच्छा देती ही नहीं। हर्ट मुझे सूट का नहीं हुआ, हर्ट हुआ कि मैंने 17 साल इतना किया, बट क्या मैं इस लायक थी? हाँ तो चलो, अब आपने पूरी बात बताई, तो अगर अब आपका दिल टूटा, लेकिन टूट गया ठीक है, आप सबक ले लो। आप जैसे अभी ये नंद का है ना पिछला ही क्वेश्चन, कि वो पूरे मन से सब कुछ कर रही है, लेकिन सामने वाले को लग रहा है कि भाई ये टल है, तो वही आपके साथ है कि आपने अपनी नंदों को जितना आपका बनता था उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के करा। अब आपके दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन बन गई कि भाई मैं तो ये इनकी माँ जैसी हूँ, ये इतना कर रही हूँ, और उधर से क्या हो रहा है, वो आपको सिंपल ये है कि चल दे रही है, ले रहे हैं, आता हुआ ना बुरा नहीं लग रहा, लेकिन उनकी नज़र में वो अहमियत आपकी है ही नहीं। और जब ऐसी टेस्ट हुआ रिश्तों का, बात आई, तो उन्होंने अपनी असलियत दिखा दी। तो अब जो वो सूट आया है, समझ लो आपकी अहमियत उनकी नज़र में उतनी है, तो आगे से आप उतना ही करें, उसी हिसाब से करें। अब इसमें गिल्ट ट्रिप पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से दिखाया कि भैया इतना ही है हमारा हिसाब किताब, ठीक है। तो अब चेत जाओ, मतलब अब अभी तक नहीं हुए तो। नेक्स्ट, इट्स बीन 10 years हैप्पीली मैरिड सेटल्ड इन बेंगलोर बिकॉज ऑफ हस्बैंड जॉब। जेठ इज़ अनएम्प्लॉयड स्पॉइल्ड ब्राट विद वाइफ एंड 2 kids। सास ससुर ने जीवन भर लेविशली सब कुछ किया और कर रहे हैं। उनके दोनों बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाया, बहुत डिफरेंस किया दोनों बेटों में, बट आई हार्डली केयर। मस्त रही अपनी दुनिया में, प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं, आई एम सेल्फ सफिशिएंट। अब जब उनका सब कुछ सेट हो रहा है तो कहते हैं अब तुम्हारी बारी है सेवा करने की, क्योंकि हमने तुम्हें इस लायक बनाया है, जबकि आज तक मेरी बुराई ही की है। हस्बैंड सेंसिटिव है, मैं आउट स्पोकन, स्ट्रॉन्ग, सही बात सही टाइम पर कर देती हूँ। सिंस डे 1 जेठानी एंड सास ससुर ताने मारते थे कि जो मेरा कर रहा है उसका हम करते हैं। अब जब असली केयर की बारी आई तो मैं याद आ रही हूँ। हस्बैंड हर चीज़ में बोलते हैं क्यों पचड़े में पड़ना, जाने दो, अपना फ़र्ज़ निभा देना है। देखो, फ़र्ज़ निभाने वाली बात वही है कि जब पूरा टाइम आपका पॉइंट्स ठीक है ना, कि सारी ज़िंदगी फ़र्क भी करा, सब कुछ करा, अब बुढ़ापे में जब असली सेवा की बारी आई तो अब तुम याद आ रहे हो, तो ये फ़र्ज़ निभाना ठीक है, लेकिन अब जब सारी ज़िंदगी हम परायों की तरह रहे हैं, अलग करके रखा है, तो अब ऐसे ही रहेंगे। ये उल्लू बनाने वाला वो नहीं है कि सारी ज़िंदगी जब तक उनका जूस निकालना था माँ बाप का, तब तक बड़ा बेटा बहू याद आ गए, उन्होंने अपना कर लिया, अपनी सेटिंग कर ली, बिना कमाए धमाए बच्चे काबिल कर लिए। अब आप अपने स्ट्रगल टाइम अपने बच्चे भी अपने पाले हैं उस टाइम पे सब कुछ। अब जब उनका शरीर टिक रहा है या उनके पास शायद संपत्ति भी ना रही हो, अब जब उनकी केयर की बारी आई तो अब आपकी बारी आ गई, तो ये ज़्यादा सुरतापन होता है। तो सुरतापन दिखाने वाले दिखाएंगे, उनको अपने कनिंग नेचर है वो अपना दिखाएंगे, लेकिन हम उल्लू ना बने, ये तो हमारे ऊपर है ना। तो कोई भी अगर आपको इसमें इमोशनली भी करने की कोशिश करता है मैनिपुलेट, तो आप सीधे यही बोलोगे कि भाई हम तो शुरू से हाशिए पर रहे हैं, शुरू से हमें सेकेंडरी ऑप्शन माना गया है, तो अभी भी हम लोग अब अपनी लाइफ में सेट हैं उस तरीके से, हम पूरे टाइम नहीं रहेंगे, बीच कुछ में कभी हो तो ठीक है चलो कर देते हैं, है ना। बोल दो, मतलब इस चीज़ पे रिजिड ही रहो, इसमें वो मत करो कि कोई क्या सोचेगा वाली बात। नेक्स्ट, मैम मैं मायके आई हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे से स्टार्टिंग में अच्छे से बात करते थे, बट अब 3-4 दिन से सही से बात नहीं कर रहे, और अगर ये बात पॉइंट आउट करूँ तो बोलते हैं इतना ही बात करने की रहती है, तो मायके ही क्यों गई थी यही रह जाती है, और बोलते हैं क्या बात करूँ, दिन भर काम करता हूँ, फिर घर और दोस्तों को भी देखना होता है, नहीं होता मेरे पास टाइम, और अगर बात करते हैं तो मिलकर MIL को फ़ोन दे देते हैं, कहते हैं करी तो मैंने बात, और मैम ऐसा नहीं है कि ससुराल में रहूँ तो टाइम देते हैं, तब भी यही बोलते हैं टाइम नहीं, क्या बात करूं, रोज़ मैं अगर फोर्स करूं तो बोलते हैं तुम्हारे ये बार बार बहसने करने से मेरा मन हट जाएगा तुमसे, जो बोलता हूं मान लिया करो। मैम क्या करूं, बहुत एग्जॉस्टेड फील करती हूं, ऐसा लगता है उनका मेरे से मन हटता जा रहा है। देखो वो ना अगर आपसे बात नहीं कर रहे, आपको मतलब कितनी और क्या बात करनी है।
अगर वो इतनी बात आपसे नहीं कर रहे, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं बार बार, तो आपको चाहिए कि इस टाइम पे थोड़ा सा पेशेंस रख के सच में एडजस्ट करो उतनी देर। वो बात बिल्कुल सही जा रही है कि इतनी बार हर बात पे बहस करोगे ना, बात करो बात करो, आप खुद सोच के देखो, आपका मन नहीं है बात करने का, है ना। लेकिन आप एक रिश्ते की गरिमा बनाने के लिए किसी से बात कर रही हो नॉर्मल, कि चल यार ठीक है, नॉर्मल तो रख लें एक टॉक, उतनी आपने कर ली। लेकिन वो आदमी आपके पास आके कि और बात करो और बात करो और बात करो, अगर बार बार आपको पोक करेगा, तो जो आप शिष्टाचार बस बाधा कर रही थी, उससे बात कर रही थी, आप वो भी नहीं करोगे, फिर आप उसे बिल्कुल अवॉइड करने पे आ जाओगे। तो चाहे आपसे मन उनका हट रहा है या नहीं हट रहा है, या सच में उनके पास टाइम नहीं है, या वॉट एवर द रीज़न इज़, अगर वो एक मेंटेन करके चल रहे हैं कि चल इतनी बात हो गई ठीक है, आपको बिल्कुल गाली गलौज या बिल्कुल मूक वाला ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, है ना, तो भैया थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा लो, है ना, कि बात करो बात करो बात करो, इट्स इरिटेटिंग। तो वो वही होगा कि फिर वो बिल्कुल ही कट जाएंगे आपसे। तो इस टाइम आप थोड़ा सब्र रख लो, सब्र से बहुत सारी चीज़ें जीती जा सकती हैं। होश लो, अपने आप को बिज़ी रखो, जितनी बात वो आराम से कर रहे हैं उतने में आप अच्छे से रहो, धीरे धीरे फिर बातें बढ़ने लगेंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जितनी देर भी आपकी कन्वर्सेशन हो रही है 5-10 मिनट, वो अच्छी हो, तो वो 5-10 मिनट से 12 मिनट भी होएगी, फिर 15 मिनट भी होएगी, 2 घंटे भी होएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन आप बात करो बात करो बात करो, उसमें तो कोई भी इरिटेट हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि आपसे मन उनका हटता जा रहा है, तो भी सब्र रखो भी इस टाइम पे, और कोई ऑप्शन नहीं है। खींचातानी करोगी बात ख़राब होएगी, सुधरेगी नहीं। नेक्स्ट, दी मेरे पति 6 सालों से जेल में हैं, बेल नहीं हो रही। मेरे 12 साल की बेटी मायके में है, ससुराल में 8 साल के बेटे के साथ हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मायके जाना चाहती हूँ, वहीं टीचिंग प्लस दोनों बच्चों को पढ़ाना है, पर सोचती हूँ कि ससुराल में देवरानी वापस रहने नहीं देगी, अभी भी बहुत परेशान करती है। देख लो, अगर यहाँ पे कुछ मोटे प्रॉपर्टी वाला चक्कर है कि भाई यहाँ से छूट गया तो सब गया हाथ से, तो बात बनती है। लेकिन अगर यहाँ भी बैंड बजा पड़ा है, तो फिर चले ही जाओ, नहीं रहने देगी नहीं रहने देगी, रख ले अपने पास। हिसाब लगा के देख लो कि वहाँ पे जाके क्या स्थिति सुधरेगी, कितनी सुधरेगी, और यहाँ रहना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर थोड़ा बहुत है तो फिर ठीक है, रहने दो। और जब भी कभी आपके पति जेल से बाहर आएंगे, कानूनन तो हक है ही ना उस प्रॉपर्टी पे, तो वो तब की बात है, अगर अपने आप भी कर सकते हैं आगे। नेक्स्ट, दी मेरे पति, ये हो गया। इसके बाद, मैम मेरे को एक बहुत दुख हो रहा है कि मेरी शादी की फ़ोटो मिस हो गई है मेरी नानी के घर से। मैं फ़ोटो की घर नहीं ला पाई क्योंकि मेरे पापा ने मना कर दिया था। इन लॉज की वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। कभी हेल्थ इशू, कभी स्ट्रेस, अब फ़ोटो की एकदम से याद आ गई। 13 साल हो गए, बहुत रोना भी आ रहा है। शादी की वीडियो कैसेट भी 15 मिनट की है, उसका भी पता नहीं चलेगा कि नहीं। अब इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, देखो, है ना। तो इतना ज़्यादा इस पे वो मत लो, आपके दिमाग में मेमोरीज़ हैं, अब उनसे काम चलाओ। और दोबारा से जब वो होगी वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह होगी, तब अच्छे से सेलिब्रेट कर लेना, क्योंकि अभी तो इसके पीछे परेशान होकर हासिल तो कुछ होना नहीं, कोई प्रोसेस नहीं है ना इस तरीके का कि आप ले लो वापस चीज़ को। नेक्स्ट, हाय दी, मैं बहुत सेंसिटिव पर्सन हूँ, किसी की भी बात ज़रा सी भी बुरी हो लग जाती है। अकेले में मस्त रहती हूँ, पर भीड़ में सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। क्या करूँ कि अपनी एनर्जी भी बची रहे और मिलना जुलना भी हो जाए। अब बहुत सेंसिटिव पर्सन होने का मतलब गुस्सा नहीं होता ना। अब आप कह रहे हो ना, ज़रा सी भी बात हो बुरी लग जाती है। अकेले में मस्त रहती हूँ, पर भीड़ में सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो भी अपनी 2 पर्सनैलिटी रखते ही हैं ना, कि अकेले में वो खुश रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन बाहर जाएंगे भाई। एक एक्सट्रोवर्ट है, वो 4 घंटे जाके वहाँ पे खूब अच्छे से सबसे मिलेगा। अगर 50 लोग हैं तो 50 में से 40 से मिलने की कोशिश करेगा। इंट्रोवर्ट भी लेकिन जाएगा, वो अपने जिनसे उसका कंफर्ट लेवल है उन 8-10 लोगों से मिलेगा, या 4 लोगों से मिलेगा, या जिसके घर जा रहा है या जिससे पार्टी में जा रहा है एटलीस्ट उससे कौन मतलब बात करेगा कि भाई कुछ भी, है ना। लेकिन जाना तो है ही, आप आइलैंड पे तो रहते नहीं। तो ये जो है ना कि भीड़ में मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाती है,
ये थोड़ा सा अपना आपको चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं तो आगे सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। भाई दुनिया में रह रहे हो तो दुनिया से इंटरेक्शन होएगा ही होएगा आपका। वो अलग चीज़ है कि आपको अकेले में अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा तो पता नहीं क्या क्या लगता है। तो हम अच्छा के चक्कर में अपना लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर सकते ना। हम अच्छे वाले के लिए ज़्यादा समय निकालेंगे और जो ज़रूरी काम है उनके लिए थोड़ा कम। तो लोगों से मिलना जुलना बिना एनर्जी वेस्ट करे, वो आपको सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि 50 लोगों से मिलोगे या 10 लोगों से भी मिलोगे, आपको नहीं पता उन 10 में से कहाँ से क्या बात आ जाएगी। तो उसको लेना सीखो। ये नहीं कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे बुरा लग जाता है, उस चीज़ को अपने चेंज करने की कोशिश करो कि किसी ने कहा है तो क्यों कहा है। हो सकता है कि वो आपको पेंच ही लगा रहा हो और आपको लग गया पेंच, आपने उनके अकॉर्डिंग काम कर दिया, है ना। तो दूसरे को सेंसिटिव होने का मतलब आपने ये अपने लिए एक व्यवस्था ऐसी बना ली है कि आपके मूड का ऑन ऑफ का बटन पूरी दुनिया को आपने बांटा हुआ है। कोई भी आपका मूड कभी भी ऑफ कर सकता है। सोच के देखो, डरावनी चीज़ है ना ये। तो हमें अपने मूड का बटन अपने पास रखना होगा। सेंसिटिव होने का मतलब ये होता है असली मायनों में कि किसी का दुख देख के हमारी आंखों में आंसू आ जाएं। कोई खुश है तो उसे देख के हम भी खुश हो जाएं। ये होता है संवेदनशील, जो दूसरों की संवेदनाओं को समझे। तो सेंसिटिव का मतलब छुई मुई का पौधा ही नहीं होता केवल कि बस छुआ और वो सिमट गया, कि रिएक्शन जो ज़्यादा दे रहा है वो सेंसिटिव है। असली मायने सेंसिटिव के यही हैं। अब जो आप कर रहे हो वो आप अपने साथ ही गलत कर रहे हो। ये बात मेरी याद रख लेना, क्लिप कर लेना कि आपने अपने मूड का बटन, और मूड के बाद जो आप काम करोगे, करने वाले थे, मूड ख़राब हो गया अब नहीं कर पा रहे, तो आपने अपने मूड का बटन जो है ना वो दुनिया में हर एक को दिया हुआ है। कोई भी आके उसे कभी भी ऑफ कर सकता है। इस चीज़ को बदलो। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, कैसी हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छी होंगी। मैं पहली बार कमेंट कर रही हूँ। मेरा ये सवाल है कि मेरा घर पार्क के पास में है और मैं दूसरी मंजिल पर रहती हूँ। वैसे तो सब अच्छा है यहाँ पर, पार्क में लड़के आते हैं और आपस में गाली गलौज करते हैं जिसकी आवाज़ें मेरे कमरे में आती हैं। मैं उन लोगों को कितना भी बोल लूँ, डांट लें, पर सुनते नहीं हैं। बाकी जो मेरे पड़ोसी हैं वो लोग कुछ नहीं बोलते। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। पहले तो पार्क में दारू चलती थी, अब तो खैर ऐसा नहीं है। अब लड़के आते हैं और मेरे ही घर वाली जगह पर खड़े होते हैं। मैं बहुत टेंशन में हूँ, प्लीज़ कुछ बताइए। पुलिस भी कुछ नहीं कहती। गाने बजा दिया करो तेज़ आवाज़ में उस कमरे में, अपने फेवरेट सॉन्ग, या फिर नहीं भी बजाने, ईयरफोन लगा के सुनो। एक फ़िक्स टाइम ही होता होगा उनके आने वाने का। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरे हस्बैंड कुछ काम ही नहीं करना चाहते। मेरे पास 3 बेटियां हैं, क्या करूं, कैसे समझाऊं? कहती रहो, उन्हीं का वास्ता दे के बच्चों का। कई बार बीवी के लिए नहीं आदमी सोचता, बच्चों के लिए सोचता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि अगर एक मैच्योर आदमी, 3 बच्चियों का बाप, उसको पता है पैसा कमाना ज़रूरी है, फिर भी वो नहीं कमा रहा, इसका मतलब वो अकल से काम नहीं ले रहा। तो बच्चियों का सोच के ऐसी कंडीशन में आपको निकलना चाहिए घर से बाहर और पैसे कमाने चाहिए, जैसे भी आपके टैलेंट के अनुसार आप कमा सकें। नेक्स्ट, दी, अगर पैसे हों तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या कैश रखना चाहिए? कैश तो रखना कोई समझदारी देखो है ही नहीं आज के टाइम पे, है ना। इन्वेस्ट करो, गोल्ड में करो, SIP में करो, FD कराओ, कहीं भी करो, लेकिन इन्वेस्ट करना चाहिए। पैसा कैश में रखना तो कोई मतलब ही नहीं है समझदारी का। थोड़ा बहुत ये है कि कैश फ्लो, एमरजेंसी पड़ जाए, कुछ है तो अकाउंट में ऐसा हो कि आप गए ATM से निकाल लाए बस। लेकिन सारा पैसा जितना भी है उसको इन्वेस्ट करो ताकि वो पैसा भी काम पे लगा रहे। नेक्स्ट, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। भले छोटे छोटे सवाल होते हैं मेरे, पर आप बहुत अच्छे से सबका जवाब देते हो। चलो जी, धन्यवाद, आपको अच्छा लगा। हेलो दीदी, आपके सारे वीडियोस में जवाब पसंद आते हैं। कोई हमारा कॉपी करे सिर्फ बातों में और तो और कुछ और कर रहा है। ऐसे लोग जेलस होते हैं क्या उन्हें गलत पड़ा है? कोई हमारा कॉपी करे सिर्फ बातों में और कर तो कुछ और ही कर रहा है। इन लोगों से कम बातें करनी चाहिए क्या? कॉपी करे सिर्फ बातों में और कर कुछ और ही रहा है, तो वो कॉपी नहीं कर रहा आपका, है ना। फाइनेंस ये है। और ऐसे लोग जेलस होते हैं क्या?
जेलस नहीं होते हैं। कई बार लोग ना ऐसे मतलब बात करने का मैं ऐसा कर देते हैं, मान लो मैं कह रही हूँ कि ना यार मैं तो ना अपने स्कूल के बच्चों के साथ बड़ी मेहनत करती हूँ, या मैं तो उन्हें रोज़ मैं ऐसे करके इमला बुलवाती हूँ। सामने दूसरी टीचर बैठी, हाँ हम भी करवाते हैं, भले वो नहीं करवाती। उसने देखा कि भाई बातों में सुनीता तो मेरे से ज़्यादा अच्छी दिख रही है, तो उसने तुरंत हाँ हाँ कर दी कि हाँ हाँ हम भी करवाते हैं, हम भी प्रेयर करवाते हैं, हम भी ये करवाते हैं, हम भी, भले वो नहीं करवा रही। तो उसको थोड़ा सा उस टाइम पे अच्छा लग गया बोल के, लेकिन प्रैक्टिकली वो ऐसा नहीं कर रही, ये जग जाहिर हो रहा है। तो ऐसा होता है। तो वो जेलस वेलस नहीं है, बस उनको लगता है कि कहीं आप मतलब वो नीचे तो नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए वो आपके बराबरी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में, जेलस ना एक बड़ा वर्ड है। आदमी बाहर जाके भी फिर हमारे बारे में सोच रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसके पेट में मरोड़े पड़ रही हैं, वो बहुत आगे की चीज़ होती है जेलस। ये कि बातों में बराबरी कर रहे हैं लेकिन कर कुछ रहो, इट्स जस्ट नॉर्मल कि वो नीचा फील कर रहे हैं, तो वो उस टाइम पे अपने आप को लेवल अप करने के लिए कि हम भी ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करते हैं, वो बोल देते हैं ऐसे ही। उसका कोई सिर पैर नहीं होता, ना वो घर जाके आपके बारे में सोच रहे हैं ना कुछ और है, मान के चलो। नेक्स्ट, हेलो दीदी, आप मुझे ये बता दो आप इतनी पॉजिटिव कैसे रहती हो? मुझे बड़ा मज़ा आता है आपको देखकर, मैं आपको देखने के लिए बहुत वेट करती हूँ, बहुत पॉजिटिव लगता है। मैं इतनी पॉजिटिव कैसे रहती हूँ का जवाब है ना, देखो अगर आप मेरे हस्बैंड से बात करोगे कभी, या मेरे बच्चों से बात करोगे जो मेरे साथ एक्चुअली पूरा टाइम मतलब जो भी है, जो मेरे ओरिजिनल, जब मैं उलझी हुई हूँ या जब मैं एग्जॉस्टेड हूँ, वो उन्होंने वो टाइम भी देखा। तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, है ना। और कोई भी ऐसा दुनिया में नहीं है जो हमेशा पॉजिटिव रहता हो, सबका बर्स्ट आउट होता है। सब कभी ना कभी किसी ना किसी समस्या को लेकर उलझते हैं, परेशान होते हैं कि अरे ये क्या हो गया, अब कैसे होगा, वो होता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि कोई उसमें उलझ के अटक के रह गया, कोई उससे थोड़ी देर उलझा, फिर उसने उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया। किसी ने एक बात में अपनी परेशानी जाहिर कर दी और किसी ने वो एक बात भी नहीं बोली, वो अपने अंदर अंदर उस समस्या को प्रोसेस कर रहा है। लेकिन अटकते सब हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग सबके अंदर होती है, पहली चीज़ तो ये। तो कभी भी मुझे या किसी को भी ये मान के मत चलना कि भाई ये बंदा तो बहुत पॉजिटिव है, ये कभी नेगेटिव होता ही नहीं। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में। बस इतना ही फ़र्क है कि कौन कितनी देर के लिए नेगेटिविटी में फंस रहा है। तो ये आप कह सकते हो हाँ मेरे बारे में कि कोई प्रॉब्लम आई, मैं हिल गई, या मुझे गुस्सा आ गया, या मुझे कुछ है। लेकिन वो जो स्टेट होती है ना, जब आप गुस्से में हो, या जब आप परेशान हो, या जब आपको डर लग रहा है, सही बताऊं तो मुझे ना उस चीज़ से इतनी चिढ़ हो गई है, इसलिए मैं किसी भी कीमत पे उस स्टेट से बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ। इस वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरी हैबिट में आ गई कि मैं अपनी तो अपनी, दूसरों की भी अब समस्या हल कर देती हूँ कि यार इतनी बात है, बस इससे मैं ये कर लो, तुम निकल जाओगे। क्योंकि जब हम उसमें फंसे हुए रहते हैं ना, उस टाइम जो फील होता है आपके माइंड में, आपकी बॉडी में, आपका थॉट प्रोसेस स्टक हो जाता है। आप अपने मनचाहे काम नहीं कर रहे होते, आपको पता है आप ये कर सकते हो फिर भी आप नहीं कर रहे, आपको पता है ये ज़रूरी है आप फिर भी नहीं कर रहे। आप किसी रैंडम समस्या के बारे में, किसी रैंडम आदमी की कही हुई किसी बेकार सी बात के बारे में, उसको लूप में रिपीटेटिव सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, किल से जा रहे हो, मतलब परेशान हो रहे हो। अब वो चीज़ ना इतनी बार हो चुकी जीवन में मेरे साथ कि अब मुझे उस जोन में जाने मात्र के ख्याल से ही चिढ़ हो जाती है कि मैं वापस वहीं जा रही हूँ, या मेरे को डर लग रहा है, या मैं चिंता कर रही हूँ। तो वो थोड़ी देर होती है चिंता, लेकिन फिर मेरे को ना गुस्सा आने लगता है कि यार नहीं, मेरे को नहीं जाना उस जोन में। तो जिस भी चीज़ की वो परेशानी खड़ी होती है ना, फिर मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देता ऑटोमेटिक दिमाग, अब क्योंकि मुझे नहीं जाना उस जोन में। तो शायद इसी वजह से ये हो गया है ऐसा कि अब मैं अटकती नहीं कहीं पे। परेशानी आएंगी, बड़ी बड़ी आएंगी, ठीक है थोड़ी देर के लिए हिल गए, लेकिन फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढने बैठ गए और फिर मिल जाता है। देख कहते हैं ना जिन खो जाती न पाइयाँ, तो जब आप सॉल्यूशन ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आप उसी समस्या को ही राम राम की तरह जपे जा रहे हो तो वो समस्या ही रहेगी। बस ये एक चेंज आ गया है, इसकी वजह से जैसी मैं आपको दिख रही हूँ वैसी हूँ। बाकी इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई सुपर पावर नहीं है, सिर्फ यही है आपकी चॉइस होती है। आपको लाइफ में खुश रहना है, आपको लाइफ में सॉर्टेड रहना है, आपको लाइफ में टेंशन फ्री रहना है, आप रह लोगे अगर आपको सच में रहना है तो।
ये आधी से ज़्यादा परेशानियाँ हम खुद ही पकड़ पकड़ के लाते हैं और फिर उनको छोड़ते ही नहीं। समस्या इतनी है उसके आसपास और उसकी फ्लोटिंग सी कर करके कि ये भी चिपका दो वो भी चिपका दो, पता नहीं क्या क्या करके उसे इतना बड़ा बना देंगे। इतनी है उसे, इतनी कोई डील कर लो, शुरुआत में ही ख़त्म कर दो। बात जितनी है उतने कोई हल कर लो तो अपने आप सब ठीक रहता। तो यही एक बेसिक सी जो डिफरेंस है ना वो आ गया कि मुझे परेशान होना या नेगेटिविटी में जाके दुखी होना वो पसंद नहीं आता। मतलब मैं इरिटेट हो जाती हूँ कि मैं अगर ऐसे मैं फंस गई हूँ तो मुझे उस जोन में दोबारा नहीं जाना, क्योंकि मैं बहुत अंदर तक डूब के ऑलमोस्ट मर के वहाँ से वापस आ गई। तो अब मुझे नहीं जाना उसमें। तो मैं जैसे ही लगता है कि कोई चीज़ मुझे खींच रही है परेशानी की तरफ, मैं वहीं से उसे काट देती हूँ, चलो आगे, बस ये है। तो जो लोग बिल्कुल डूबे नहीं है ना, डिप्रेशन में नहीं गए, उनको अभी भी लगता है वो एक समस्या को बार बार सोचते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे जब तक वो पहुंच नहीं जाते डिप्रेशन में। तो मेरी कोशिश इसीलिए इस चैनल के थ्रू भी यही है कि कोई डिप्रेशन में जाए ही ना। जितनी समस्या है उसे वहीं का वहीं हल करो और आगे बढ़ो, बिज़ी रहो, प्रोडक्टिव रहो। यही सारे इलाज हैं अपनी समस्याओं को हल करने के। नेक्स्ट, हेलो दी, आप ये बताओ, मेरी सास मेरा रहना भारी रखती है और अगर दूरी बनाऊं तो सबके सामने रोना धोना करती है। बहू अच्छी नहीं है, उन्होंने अपनी इमेज बाहर उन्होंने अच्छी बनाई है, बाहर इतना मीठा बोलती हैं कि एक शब्द भी गलत नहीं निकलता और घर में सुई चुबाती रहती हैं। जैसी वो घर में है आप उन्हें घर के हिसाब से डील करो, बाहर आप भी अपनी इमेज बहुत बढ़िया बना के रखो। जैसे सामने वाला खेल रहा है उसका खेल उसी के नियमों के हिसाब से खेलो, तब भी मज़ा आता है हराने का। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे पापा रिटायर्ड हो चुके हैं, मेरी दी और उनके हस्बैंड और उनकी बेटी 10 साल से हमारे ही घर रह रहे हैं। पापा रिटायर्ड हो चुके हैं, मेरी दी और उनके हस्बैंड और उनकी बेटी 10 साल से हमारे ही घर में रह रहे हैं। उनके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, रोज़ काम पर जाते हैं तो लेकर आते हैं और पीते हैं घर में, चिल्ला चौट करते हैं, यहाँ तक कि दीदी को कहीं बाहर भी जाने नहीं देते, जॉब करने को भी नहीं उनको दी ज़्यादा कुछ नहीं आता उन्हें। इनफैक्ट बाहर कहीं पास में मार्केट करने भी नहीं जाने देते, इनफैक्ट घर में 1 रुपये भी नहीं देते। उल्टा हमने उनकी दवाई हॉस्पिटल में उनकी हेल्प की, उनकी बेटी की फ़ीस हमको ही भरनी पड़ती है। हम लोग उनको रखना नहीं चाहते पर वो लोग यहाँ से जाते ही नहीं हैं, उनकी फैमिली वाले भी यहाँ नहीं आते। कोई गांव जाते हैं 2 दिन में वापस आ जाते हैं। उनका रेंट पर रूम भी दिलाया बट वहाँ का भी रेंट पे नहीं करते थे। उन्हें कैसे ठीक करें, उन्हें कैसे बाहर निकालें। देखो आपका कहीं ना कहीं लूज़ पॉइंट आपकी अपनी बहन है ना, कि भैया बहन है कैसे निकालोगे, अलग रेंट पे रह लिए, वहाँ रेंट नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी बेटी और भांजी उनका ध्यान तो देना पड़ेगा ना। इस वजह से उस आदमी को भी आपको झेलना पड़ रहा है। तो आप बस ये है कि जब यहाँ पे रह रहे हैं तब अपने काम से काम रखें, गृहस्थी अलग अलग रखें, ठीक है ना। बस आप इतना ही किनारा कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल किनारा करके फिर आपकी जो बहन है और उनकी बेटी हैं फिर उनको भी झेलना पड़ेगा, वो भी आप लोगों से नहीं देखा जाएगा। भाई परिवार उधर का सपोर्ट नहीं कर रहा तो कहीं से तो कोई होएगा ना। अब आपकी बहन ने कोई वो जानबूझ के तो ऐसा आदमी ढूंढा नहीं, अपनी जानबूझ के भी ढूंढा होता, लव मैरिज भी होती, तब भी बीइंग अ फैमिली हमें देखना पड़ता अपनी लड़की को। तो भैया इस टाइम पे तो ये है, आप अपनी बहन का, अपनी बेटी का, भांजी का, अपना उनके साथ जितना इमोशनल सपोर्ट उन्हें कर सको उतना करो। बाकी फ़ीस वीस है, देखो मुझे लगता है देखो हर बच्चा अपनी किस्मत का लाता है। अगर आपको अपनी भांजी की फ़ीस भरनी भी पड़ रही है, मान के चलो कि उसका होगा वो, मतलब इंसानियत के तौर पे कह रही हूँ कि भैया कर दो उस लड़की का, कल को काबिल हो जाएगी। अब उसका बाप ऐसा, उसमें उसकी क्या गलती है ना। नेक्स्ट, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बहन सारे एक एक करके पढ़ रही हूँ, अगर छूट गया है तो पता नहीं कैसे छूटा है, दोबारा कर देना अगर सही समझो तो। नेक्स्ट, दीदी हमारे भी मकान का काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आप अपने घर का साइज़ और कैसे रूम किचन बना रखा है, कहाँ पे बाथरूम है, बता दोगे क्या, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। देखो तुम ना वो देखो वास्तु के हिसाब से कोशिश करो पहले चीज़ें सेट करने की। मेरे घर की डायरेक्शन अलग है, ईस्ट फेसिंग है, आपकी कुछ और होगी, मेज़रमेंट मेरे यहाँ की कुछ और है, आपकी कुछ और होगी। तो इसके बजाय किसी का एज इट इज़ नक्शा देखने के, करने के, जितना आपको आइडिया लग गया
उतने में। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी होती है प्रायोरिटी हमारी क्या है, कि हमें कमरे ज़्यादा चाहिए या हमें ओपन स्पेस ज़्यादा चाहिए, हमें बंद किचन चल जाएगा या हमें खुला किचन चल जाएगा। हर चीज़ में डिसीजन मेकिंग होएगी। तो आप प्रॉपर वास्तु वाली किताब या होम मेकिंग की जितने भी इसमें किताब हैं, नक्शे वगैरह की, ऑनलाइन जितनी जानकारी है, उसमें आप अच्छे से रिसर्च करो। घर रोज़ रोज़ नहीं बनते। जब मैंने ये बनाया था तो मैंने किताब तो पढ़ ली थी, खैर मैं आपको बताऊँ 2 दिन में ही, वास्तु वाली, क्योंकि उसमें बस यही तो देखना था कि कौन सा कोने में कौन सा कोण है और कौन से कोने में क्या चीज़ बन सकती है, क्या बिल्कुल नहीं बनाना, क्या बनाना अच्छा रहेगा। ये 3-4 पॉइंट थे। तो जितनी पढ़ाई में कोर्स में कर रहा है वही है, तो वो सब मैंने पढ़ लिया 2 दिन में। और उसके हिसाब से ये था कि मुझे एग्जैक्ट पता था कि मुझे लॉबी बड़ी चाहिए, जितनी मैक्सिमम हो सकती है, पार्किंग मेरी इतने में काम हो जाएगा, किराए पे हमें देना नहीं था। तो उस तरीके से आप डिज़ाइन करो। किसी की देखा देखी आप बनाओगे वो मज़ा नहीं आने का, है ना। नेक्स्ट दी, मैंने आपसे ऐसी की तैसी करने वाला सवाल पूछा था 194 में, आपने लाइक तो किया पर उसका जवाब नहीं दिया। मैं नेक्स्ट एपिसोड 2 बार चेक किया। बताओ नदी, मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ, मुझे ससुराल ननंद ये सबका प्यार परिवार चाहिए, इसलिए सब किया 17 सालों से ऐसी तैसी की, पर वो ही है, सबको कितना भी दूध पिलाओ सांप को वो जहरीला ही होता। अब मुझे खुद को ऐसा बनाना है कि सबकी ऐसी तैसी बोलती हूँ पर एक्सेप्ट नहीं कर पाती। क्या ऐसी तैसी इतनी बार बोल दिया आपने। लेकिन इसमें अब आपको क्या चाहिए कि 17 साल आपने उनकी सेवा कर ली, है ना, बदले में आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अब आप जो सबसे बेस्ट एक कदम उठा सकते हो वो यही होता है ऐसी कंडीशन में कि अब तक हम जितने डिवोटेड होके उनके लिए कर रहे थे, अब हम उतना ना करें। अपने बारे में सोचें, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर काम करें, और उसके बाद जो टाइम और एनर्जी बच रहा है उसमें अपना बहू का फ़र्ज निभाएं। तो ये जब आपके अंदर चेंज आएगा ना, ये उनके लिए सबसे बड़ा झटका होता है कि अरे ये तो अपने बारे में सोचने लगी। बस ये नहीं है कि हमने 17 साल किया, उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, अब हम इतने बदतमीज़ी पे उतर आए। जो आप गालियाँ इसमें बार बार, मैं तो गाली ही कहूँगी कि चलो बार बार बोलने पर लग रही है आवाज़, कई बार मेरे भी मुंह से निकलती है ये चीज़, लेकिन वो एक बार बोलना एक अलग साउंड करता है। लेकिन इतनी बार क्वेश्चन में पढ़ के मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि एक हम अपना लेवल गिरा के अगर हम उनके बदला लेने के लिए सोचें कि अब इनको ये बोलेंगे, अब हम उनका ये करेंगे, तो देखो जो आपने 17 साल मेहनत करी है ना, आप उसको बिल्कुल बेकार कर दोगे। भले उन्होंने उस चीज़ का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन सोसाइटी ने देखा है, सबसे बड़ी बात भगवान ने देखा है कि आपने किसी की सेवा करी है, 17 साल करी है, बदले में आपको उतना नहीं मिला। तो वो जो कमी रह गई है ना, विश्वास करो वो भगवान पूरी करेंगे। और जो आपकी इमेज अभी तक बनी हुई है वो आप मेंटेन करके चलो। काम भले कम कर दो, लेकिन अपनी ज़बान इतनी गंदी ना करो, इतना नीचे ना गिरो उनके लिए कि अब मैं इनसे बदला लूँगी या कुछ और। वो आपके जो आपने इतने साल करा है ना, बिल्कुल बेकार हो जाएगा वो। तो बस उनसे आपको अब इतना रखना है कि भाई अब आप अपने बारे में पहले सोचें, बाद में उनका अगर बचती है टाइम और एनर्जी तो करें, नहीं तो ना करें। बस यही उनके लिए सबसे बड़ा झटका होगा। बदतमीज़ी करना या बोलना कोई ऑप्शन नहीं है। हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, हम बेवकूफ़ बन गए, ठीक है बन गए, अब हम समझ गए ना, तो अब समझ जाएं बस। अब हमें उन बेवकूफ़ों से लड़ना है कि तुमने हमें क्यों बेवकूफ़ बनाया। नेक्स्ट, हाय मैम, मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ, कभी कभी लगता है कुछ कर लूँ पर अपने बच्चे को देखकर नहीं कर पाती। वो मेरे लिए ईमानदार नहीं है, जहाँ भी जाती हूँ वहीं दूसरी औरतों पर गंदी नज़र रखते हैं, फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, बोलने पर मेरे ऊपर हाथ उठाते हैं और उससे शक का नाम देते हैं। मैं थक गई हूँ इस रिश्ते में रहते हुए कैसे बचें। देखो, अगर आप इस रिश्ते से निकल गई तो आपको बच्चा नहीं पलेगा, ऐसा तो होता नहीं है ना। लेकिन अगर आप बच्चे के लिए रह रही हो, ये मेरा हमेशा एक मतलब मैं बताते बताते अब इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि अगर हमने एक डिसीजन अपने मन में बना लिया कि यार हम इस आदमी के साथ नहीं रह सकते, लेकिन मजबूरी है, हम अपने बच्चों की वजह से पढ़े हैं, तो अब आप इसी एक लाइन को अपनी ताकत बनाओ कि हम बच्चों की वजह से पढ़े हैं।
अपने मन में अगर आप बार बार ये चीज़ दोहराओगे ना, तो आपको टाइम बिताना है, बच्चों के साथ बिताना है, सोचना है, बच्चों के बारे में सोचना है, उनका ध्यान रखना है, उनके लिए मौजूद रहना है। आपको बदले में आपके बच्चे ही वो प्यार और समर्पण देंगे। जब आपने अपना मन बना लिया कि मैं तो बच्चों की वजह से पढ़ी हूँ, तो फिर वो पति चाहे इधर उधर मुंह मार रहा है या कुछ कर रहा है, फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब गुस्सा आए, बाहर निकलना है, फिर आपको याद आएगा कि नहीं, मैं तो बच्चों की वजह से हूँ, तो आप अपने बच्चों में ही डूब जाओ, उनमें इतना लिप्त रहो कि आपको तो अब वो नज़र ही नहीं आएगा। फिर आप अपने ही स्टैंड को भूल जाते हो कि आप सोच रहे हो कि मैं तो यहाँ बच्चों की वजह से पढ़ी हूँ, लेकिन फिर भी आप उनमें अटके हुए हो। तभी आपको फ़र्क पड़ रहा है कि वो कहाँ पे क्या कर रहा है। जब आपने उनको ऊपर गिव अप कर दिया कि भाई मुझे तो इसके साथ रहना ही नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चों की वजह से पढ़ी हूँ, तो आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो बस। मोस्टली हमेशा जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ ही मतलब लगे रहो। उनको ऐसे कर दो कि वो हैं ही नहीं आपकी लाइफ में, तो वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर आपको धीरे धीरे फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, हेलो दीदी नमस्ते, मैं अकेली बहू हूँ, मेरी सास भी जॉब करती है और मैं भी प्राइमरी टीचर हूँ। मेरी सास, कुल 7 लोग साथ में रहते हैं और नंदोई बीच बीच में आते जाते रहते हैं। मेरे 3 बेटी हैं और मैं और मेरे पति। घर का खर्चा मैं भी देखती हूँ, फिर भी सास कहे कि मैं जोर कर कहीं लाती हूँ, जबकि नमक खोजूँ तो तेल नहीं। मेरी जॉब 15 मई को 1 साल हो गया। मुझे बताएं कि क्या मुझे अलग खाना चाहिए। 2 नंद शादीशुदा हैं, फिर भी सब दिन यहीं रहती हैं। वो कुछ जोड़ना नहीं चाहती और मुझे ही जोड़ना पड़ता है। मैं सबको अपना मानती हूँ, जबकि वो सभी गैर की तरह। शादी को 11 साल हुए, फिर भी मेरा पति रूखा रवैया, जबकि मैं सबकी हेल्प करती हूँ। उनको बेटी बेटा पति किसी से नहीं बनती, हमेशा बेटी दामाद नाती नातनी। बस क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। सॉरी दी, कमेंट्स लॉग हो गया। अच्छा, मेरे एक चीज़ नहीं समझ में आती, आप जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके कमेंट इतनी गलत स्पेलिंग वाले कैसे आते हैं? पढ़ने मुश्किल हो जाते हैं। प्लीज़ अपनी स्पेलिंग्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ताकि सही से और असली बात मतलब पढ़ पाऊँ मैं थोड़ा और जल्दी। तो अब इसमें दिक्कत क्या है कि जी कुल 7 लोग हैं, बेटी दामाद की प्रायोरिटी है और इनका जुड़ नहीं पा रहा कुछ। आपको चाहिए, अगर आपके पति और आप दोनों कमाते हो ना, देखो हमेशा से, चाहे परिवार में ज़रूरत है या नहीं है, एक जने की सैलरी फिर आप लोगों को इन्वेस्ट ही करनी चाहिए। टेक्निकली तो बात सही होती है ये, क्योंकि जब आप दोनों कमा रहे हो, उसका कहीं ना कहीं सफ़र करता है बच्चा। भाई एक होम मेकर है, वो अपने बच्चे के लिए हमेशा अवेलेबल है। एक वर्किंग मॉम है, वो कभी है कभी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को डिज़र्व करता है वो कि कुछ एक्स्ट्रा फाइनेंशियल उसको कभी मिले ऐसा। तो अपने फ्यूचर के लिए भी, वैसे भी अगर दोनों लोग कमा रहे हैं तो भैया एक जना अपनी जॉइंट फैमिली में घर में दे खर्चा, दूसरे का इन्वेस्ट करो तो आपका फ़ायदा है। और तभी समझ लो दोनों के वर्किंग होने का भी फ़ायदा है। लेकिन दोनों कमा रहे हो और सारा जॉइंट फैमिली में जा रहा है, हाथ पल्ले कुछ बचे नहीं रहा। 8, 10, 15 साल बाद जब देखोगे कि भैया क्या कमाया क्या जोड़ा, तो कुछ है ही नहीं, तो वो फिर बेकार ही लगता है। फिर ना परिवार अच्छा लगेगा, और इतनी दिन की मेहनत के बाद हाथ पल्ले कुछ नहीं हो, फ्रस्ट्रेशन अलग हो जाएगी, तो ना नौकरी अच्छी लगेगी। तो अभी जो फ़िलहाल करना है ना, वो सबसे पहले तो यही करो कि आप थोड़ा दे रही हो कम दे रही हो, उसको देना बंद करो, अपनी कमाई इन्वेस्ट करो। बदनामी आपकी फिर भी हुई पड़ी है कि अपना जोड़ रही है, तो जोड़ ही लो। तो आपको करके देखना, आपको खुद फ्रस्ट्रेशन आधी से ज़्यादा कम हो जाएगी जब आप फाइनेंशियली मजबूत होना शुरू हो जाओगी। घर में देना लेना जितना आपके पति की सैलरी से हो सके ठीक, नहीं होए ना ठीक। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट ही करना है, ठीक है। तो जैसे चल रहा है पूरे परिवार को आप चेंज करने जाओ, उसकी वजह ये है कि अपना ये एक स्टेप लो, बहुत हद तक सॉर्टेड इसी में हो जाओगी। नेक्स्ट, हेलो दीदी, बिग फ़ैन ऑफ़ यू। मम्मी और बहन नहीं है, इसलिए सोचा आपको ही बताती हूँ। 1 महीने पहले ही सासू माँ के साथ उनके घर में शिफ्ट हुए हैं। पहले मैं और मेरे हस्बैंड अकेले जॉब की वजह से दूसरे शहर में रहते थे। यहाँ आके सब कुछ सासू माँ ने ले लिया है। कुकिंग नहीं करने देती, कहती है मेरे हस्बैंड और बेटे को मैं ही खिलाऊंगी। शॉर्ट में कहूँ तो किचन और बेटा छूट नहीं रहा है। मैं समझती हूँ उनके घर में कोई बेटी नहीं है, इसलिए उनको खुद ही करना होता है, बट सब
बातों में कंपटीशन करती हैं कि देख मेरे बेटे को मैं कपड़े निकाल के दूंगी। सब छोटी छोटी चीज़ों में अभी ये लग रहा है कि इतना छोड़ूं, सब कुछ तो छोड़ दिया, घर किचन हस्बैंड, बस उनका यही कहना है तू जॉब कर और बाहर ही रह। बट क्या मैं सिर्फ वर्किंग वूमन हूँ? हस्बैंड भी इतना सफ़र कर रहे हैं, बट अलग छोटा सा रेंट पे घर लेने को क्या है ना, क्या सही होगा? अगर आपके मतलब आपके अलग हटने पर भी आपकी सासू माँ वगैरह वह अकेले नहीं रह रहे, आराम से रह सकते हो, तो फिर तो अलग रह लो। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन है ना कि देख मैं इसको दूंगी, मैं ये करूँगी, दो तरीके हैं हैंडल करने के। या तो ठीक है आपको सब कुछ करा कराया मिल रहा, मस्त अपनी जॉब करो, घर कहीं नहीं भागा जा रहा, बाद में संभाल लेना। लेकिन दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि कल को हस्बैंड मतलब इतना ज़्यादा जिसको हर चीज़ हाथ में मिलेगी, अगर आप छोड़ दोगे तो एक ड्रॉबैक ये होता है कि उसको आदत हो जाएगी इसी तरीके का ट्रीटमेंट देने की, फिर चाहे वो बच्चे हों या आपके पति हों। कल को जब आपकी सास नहीं होंगी तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी उनके लिए उस लेवल का करो। अब आप वर्किंग हो, आप कर नहीं पाओगे, तो उनकी आदत ख़राब ना हो जाए, इस वजह से ये चीज़ रोकनी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो आप ये चीज़ बोल सकते हो कि मम्मी मैं अभी तो बाहर जा रही हूँ, आपके अभी हाथ पैर चल रहे हैं, ये जिस तरीके से आप कर रही हो, इनको तो यही आदत रहेगी, बाद में मैं नहीं कर पाऊँगी, तो फिर हमारे बीच में लड़ाइयाँ नहीं होंगी। एक आदमी है, वयस्क आदमी है, वो क्या अपने कपड़े निकाल के नहीं पहन सकता? क्या वो अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रख सकता इतना? तो ये नॉर्मल है। अब वो इस तरीके से उनको स्पून फीड करेंगी ना, तो वो आपके लिए आगे के लिए बीज हो जाएंगे। और दूसरी, हो सकता है वो चाहती यही है कि घर में इस कदर से अपनी इम्पोर्टेंस बना लूँ कि मेरे बिना ये लोग जी ना पाए, है ना। तो बात वो है कि इसको लेने को हम लाइटली भी ले सकते हैं कि ठीक है यार घर संभल रहा है अपना, चलो बाहर अपनी नौकरी करो, वहाँ पे अपने प्रमोशन वगैरह के लिए जितना टाइम देना है, एनर्जी लगानी है लगाओ, हम यहाँ से फ्री हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में सोचो तो ये कहीं ना कहीं नुकसान वाली चीज़ भी है, तो बिल्कुल नहीं छोड़ो। लेकिन ये है कि इतनी जो बात बताइए, ये कह के आप अपनी सास को टोक सकती हो, अपने पति को कह सकती हो कि आप मना करो, इस तरीके से नहीं करना। बाकी अगर है पॉसिबल कि अलग रहना, तो वो तो आखिरी और ऑप्शन है ही फिर तो। लेकिन जॉब वालों के लिए सही रहता है अगर घर में कोई और हो, फैमिली के साथ रहना, लेकिन फैमिली फिर कोऑपरेटिव होनी चाहिए। अब ये जब इस तरीके के रायते फैलते हैं ना, तो आदमी नौकरी करेगा, वहाँ के टास्क कंप्लीट करेगा, या ये घर की टुच्ची राजनीतियों में घुसेगा, फिर लगता है इससे तो अलग ही रह लो, वो चक्कर है। वरना अच्छी बात है ना, फैमिली है घर में तो ताला लगा के नहीं जाना पड़ रहा है, परिवार में 4 लोग हैं, आ रहे हो, घर खुला हुआ मिल रहा है, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। हम नहीं भी हैं, बच्चा किसी के साथ है परिवार के लोगों के, लेकिन वही है चक्कर, जब खून पीने लगे तो ऐसे रिश्तेदारों से तो फिर ना हो, अकेले सही। तो मैम आपने पल्लू हटाया था तब भी ऐसे कुछ कहा सुनी हुई थी क्या? आपने कैसे किया, हैंडल किया सब? कुछ कहा सुनी नहीं हुई है, किसी भी मौके पे इतना कुछ मैंने कर लिया जो नॉर्मल बहुओं के लिए लगता है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन सच बताऊं, कुछ भी कहा सुनी नहीं हुई है। मैं सिंपल बस अपनी बात रख देती हूँ कि मुझे ये करना है, और यही मैं आपसे कहती हूँ, आपको अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, आप वो बोलो एंड देन दैट्स ऑल। अब आप उस पर रिजिड हो, आप उस पर किसी को मतलब सीधी सी बात है, पूछ नहीं रहे, बता रहे हो कि मैं पल्ला हटा दूँ क्या? नहीं, मैं पल्ला हटा रही हूँ, बस इतना कह के। और उसके बाद क्यों हटा रही हूँ, लॉजिक था, 2 बेटियाँ छोटी संभल नहीं रही, अब मैं उन्हें संभालूँ, पल्ला संभालूँ, अपना शरीर देखूँ, या मैं घर संभालूँ, उतना सारा काम था, मेड वहाँ भी नहीं थी, तो मैं क्या क्या करूँ। और घर में थी शादी उस टाइम पे, 1.25 महीने के थे मेरे बच्चे जब मेरी नंद की शादी थी, उसी घर में रहती थी वो। तो अब उनकी शादी है, दुनिया भर का काम है, पल्ला संभाल रही, तो मैंने उसके इंगेजमेंट में ही मतलब गई थी सिर पर पल्ला करके, लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आई हूँ तो बिना पल्ले के आई थी। वॉशरूम में गए थे, बच्चों को ही फ्रेश करना रहे और डायपर गंदे कर लिए थे, कुछ करके मैं परेशान हुई, ये खींच रही हूँ, ये कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही अब पल्ला। सडन मैंने बोला एंड देन मैं सीधे बाहर चली गई। हालांकि घबराहट हो रही थी, सब कुछ है,
हाय तौबा भी मतलब लोगों के ऐसे हुए एक्सप्रेशंस के थ्रू हुए, लेकिन भैया ना मेरे मुंह पे आके किसी ने कहा कि तूने ये क्यों करा, ये वो इधर उधर से बातें आती रही, सुनाई, उस पर मैंने रिएक्शन नहीं दिया। जब कोई सीधे मुझसे कहता तब की तब देखी जाती। अब मेरे ये कहने से तब तो बवंडर सा मचा, लेकिन उसके बाद की जितनी बहुएँ थी और जो उससे पहले की बहुएँ थी, जो मेरी जेठानियाँ थी, सबके कलेश कट गए। अब कोई पल्ला नहीं करता। तो अगर भगवान के उससे भी देखो तो मेरे हिस्से में तो पुण्य ही आया होगा। सबका पिंड छूट गया पल्ले से। अब ना छोटी बहू ना बड़ी बहू, ना अब जो नई जनरेशन की बहुएँ आ रही हैं, अब कोई पल्ला नहीं करता, सबके पल्ले ख़त्म। सब मज़े से घूमो, अपना हेयर स्टाइल बनाओ बढ़िया। तो ज़रूरी नहीं है कि कहा सुनी हो ही। जब आप अब स्ट्रांगली अपनी बात रखते हो ना, सामने वाले का मुँह ही नहीं पड़ता कि अब इससे पलट के क्या कहें। बदतमीज़ी मत करो, लेकिन मजबूती से अपनी बात रखो बस कि क्या चाहिए। नेक्स्ट, हेलो दी, अगर ससुराल वाले हमारी झूठी बुराई करें सिर्फ खुद को अच्छा दिखाने के लिए, तब हमें क्या करना चाहिए? अगर हम उनकी तरफ करें तो क्या लोग समझ पाएंगे कि गलत वही है? देखो, ऐसी कंडीशन में यही होता है, अगर आपकी कोई झूठी इमेज बनाता है, झूठी बुराई करता है, तो जिनसे बुराई कर रहा है उन लोगों से आपको कांटेक्ट में रहना चाहिए। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, झूठा सच्चा, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ सच्चा। तो सुनने वाला एकदम अंधा होकर विश्वास नहीं करेगा किसी पे भी, वो सोचता रहेगा। फिर अगर उसे ज़्यादा ही, उसके पास भी अगर इतना टाइम है, अव्वल तो किसी के पास इतना टाइम है ही नहीं कि ये ऐसा वो वैसा वो बैठ के जज करे, ठीक है। अगर उसके पास इतना टाइम है ही तो वो सोचेगा कि अच्छा ये कह रही है, दूसरी बिल्कुल उसको उलट कह रही है, फिर वो देखेगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अब प्रत्यक्ष में वही बात होगी जो सच है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहा है ना, तो जब मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं स्टाफ में, यहाँ तो नहीं मैं कहती रिश्तों में इस तरीके की नहीं हुई, लेकिन स्टाफ में जब ये चीज़ें हुई कि जब मेरी इमेज ख़राब करी गई, मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही उस टाइम पे कि मैं लोगों से बात नहीं करती थी, मैं अपने में रहती थी, मैं कट ऑफ हुई हुई थी। गिने चुने एक दो जने थे जिनसे बात कर रही हूँ, मैं चुप जा रही हूँ, चुप आ रही हूँ, तो मेरे बारे में जो भी अफवाहें फैली वो फैलती ही चली गई। उनको किसी ने डिनायल नहीं करा कि नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, लोग मुझे जानते नहीं, जब मैं किसी से बात ही नहीं करती, तो मेरे बिहाफ पे भी किसी ने डिनाय नहीं करा कि नहीं वो ऐसी लड़की नहीं है। तो जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ है, मेरा ब्लॉक चेंज हुआ, तब मैंने एक चीज़ उस दिन दिमाग में रख के चली थी कि अब नए ब्लॉक में मैं नई तरीके से नौकरी करूँगी, मैं सबसे बात करूँगी, चाहे कोई नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, मेरी सबसे हाय हेलो होगी, सबसे नमस्ते होगी, ताकि लोग जाने कि सुनीता कैसी है। तो अगर आज की डेट में आप कोई मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलेगा जैसी मैं नहीं हूँ, अब मान लो कोई मेरे बारे में कहे कि वो तो तेज है, तो इसमें क्या गलत है? भाई मैं तो हूँ तेज अपनी रक्षा के लिए तो हूँ ना, मैं दूसरे का नुकसान करने में दिमाग नहीं लगा रही। लेकिन मैं कहूँ जी मैं तो बिल्कुल गऊ हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, तो मैं कैसे कह दूँ भाई मुझे तो पता है सब, इतना कि मेरे को अपने आप को तुमसे कैसे बचाना है, या मैं बेइज्जती नहीं लूँगी, या मैं फालतू का कुछ नहीं झेलूँगी। तो जब मैं यहाँ आओ बहन के एपिसोड कर रही हूँ, मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि जो कोई ज़्यादा फालतू बोले या ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो या आपकी एनर्जी को शक करे, उसका बैंड बजा दो, तो क्या मैं नहीं बजाती होंगी बैंड? अब सिंपल सी बात है कि जिसकी मैंने बैंड बजाई है या जिसको मैंने जवाब दिए हैं, उससे पूछोगे तो वो तो मेरे को गालियाँ ही निकाल रहा होगा ना, क्या बहुत बेकार औरत है, वो तो बहुत तेज़ है। अपनी तो बताएगा नहीं कि उसने मैंने उसे ऐसा पेंच लगाया था, लेकिन जिसकी लंका मैंने लगा दी वो तो मेरे को गालियाँ ही निकालेगा हैं। अब वो जाके 4 लोगों में कह रहा कि भाई सुनीता तो बहुत बदतमीज़ है, या सुनीता ने तो ऐसा कर दिया। अब जिनसे कह रहा है मेरी उनसे भी बातें हैं, तो वो क्या, अब उन्होंने मुझे भी देखा हुआ है, हो सकता है वो लोग ऐसे हों जो मेरे डाई हार्ड फैन हैं, तो अब जब उनसे आके कोई कहेगा तो वो मेरी बात का विश्वास करेंगे, या जो सामने से वो कह रहा है उनका, तो वो देख रहे होंगे कि यार हमारे साथ तो सुनीता बहुत बढ़िया, या हमें तो उस प्रॉब्लम से उसने निकाला था, सामने वाला मेरी बुराई पीट रहा है, तो पागल कौन बना? वो सामने वाला। इसलिए हमेशा सबसे बात करनी चाहिए, सबसे। तो ये अगर रिश्तेदारी में भी हो रहा है तो सबसे अपनी बातचीत रखो, अपना पक्ष रखते रहो जब जहाँ मौका मिले, ताकि आपकी इमेज बिगाड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो। आप जैसे हो वो दुनिया को पता होना चाहिए। तो फिर यह है कि 4 लोग आपको गाली भी दे रहे हैं ना, तो बाकी के 36 लोग आपके समर्थन वाले भी हैं, तो वो बात चलती नहीं। एक आदमी कहेगा भी ना, आपकी बुराई करेगा भी, तो वहीं की वहीं ढप हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा जीवन में मैंने सबक सीखा स्टाफ के तौर पे। जब आप बड़े उसमें ग्रुप में हो ना,
तो आपको कांटेक्ट में रहना चाहिए सबके, आपके बारे में लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप कैसे हैं। इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि बस अपने में ही रहो। कई बार ये चीज़ बहुत उल्टी पड़ती है अपने बारे में। कोई भी रैंडम आदमी आपके बारे में कुछ भी इमेज आपकी ड्रॉ कर देगा और आप किसी को सफाई नहीं दे रहे, आप किसी को, अब मैं कौन सा सफाई देने जा रही हूँ, लेकिन नॉर्मली जब आप टच में हो ना लोगों के, तो आप क्या हो वो सब पता रहता है। तो आपको सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं है। वो आदमी खुद सोचेगा यार मेरे से तो बहुत बढ़िया बात कर रही थी, या मैंने तो उसे वहाँ देखा था बहुत बढ़िया लेडी है ना। तो अपना दायरा बढ़ाओ बातचीत करने का, लोगों से मिलो जुलो और अपना जो अच्छाई है उसको फैलाओ, अच्छा व्यवहार करो लोगों के साथ, तो फिर आपकी एक इमेज बनेगी स्ट्रॉन्ग, उसे कोई जल्दी बिगाड़ नहीं पाएगा। नेक्स्ट, हेलो मैम, एज यू हैव रेज 2 ट्विंस, जो मैं जानना चाहती हूँ क्या बच्चों को टोडलर एरा में वॉल पर कलरिंग एंड राइटिंग क्या गलत होता है, और हम अगर उनको नहीं रोक रहे तो क्या वो भी गलत है? क्या इस तरह हम उन्हें इनडिसिप्लिन्ड चाइल्ड बना रहे होते हैं? माई हाउस ओनर टेल्स येल्स मी अबाउट दिस कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। मैंने उनको जवाब तो दे दिया अच्छे से, जो कि आपको सुनकर ही सीख पाई हूँ, बट मन बहुत दुखी है उनकी बातों से। प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन। अब भैया मेरा बच्चा दीवारें सान रहा है तो वो दीवार भी मेरी होनी चाहिए, सिंपल सी बात ये है। अब किसी के मकान मालिक के दीवार पे तुम अपने बच्चे से कलर करवाओगे तो वो चिल्ला रहा है, ठीक है, उसमें गलत नहीं है ना बच्चा ना आप, लेकिन दीवारें फिर गंदी नहीं होंगी। दीवारों पे आप बोर्ड लगा सकती थी, कागज़ का रोल लगा सकती थी कि वो उस पर ड्रॉ करे। वो बींगा मकान मालिक, उसका मकान गंदा हो रहा है इसलिए चिल्ला रहा है, तो गलत ना वो है ना आप हो ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो ये वाली बात है बस, इसमें और कुछ नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। बच्चे जो भी करते हैं शैतानी या कुछ और, उसको एक लिमिट में रखना वो हमारी जिम्मेदारी है कि वो उनका बच्चों का काम भी हो जाए, उनकी क्रिएटिविटी भी हो जाए, प्लस चीज़ का भी नुकसान ना हो, है ना। दोनों ही चीज़ है। मान लो हमारा बच्चे को खेलना पसंद है बर्तनों से, तो हम उसे कांच के बर्तन नहीं देंगे ना, और उसे खेलना ही पसंद है तो हम उसे स्टील के बर्तन देंगे ताकि वो टूटे नहीं, समझ रहे हो। तो ऐसे ही अब उसको कलरिंग करनी है, हर करता है वो बच्चा। तो हमारी लड़कियां जब करती थी तो वो घर ऐसा था कि वो वाइट वॉश मांग ही रहा था। अभी भी आपने देखा होगा लास्ट में शादी में, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है नहीं घर। ये दीवारों पे लिखती थी क्योंकि दीवार ऑलरेडी नीचे से पूरी फूटी हुई थी, उसके बाद दोबारा पुताई हुई है, तो हमें पता था कि अभी 1-1.25 साल में पुताई दोबारा होनी है। तो मेरे बच्चे लिख लिया करते थे, लेकिन फिर भी मैंने दरवाजे के पीछे एक बोर्ड टांगा हुआ तो चौक से मैं उस पर लिखवाती थी। तो वो जब दीवारों पर कलर कर रहे हैं ना, तो वो मेरे जानकारी के बिना कर रहे हैं, तो कागज़ दे दिया, कुछ दे दिया कि बेटा इस पर करो कलर। तो जब उन्हें कलर करने की जगह मिल जाएगी तो फिर वो दीवारों पे नहीं करते, या फिर दीवारों पे वही है कि लगाएं ये वाला पेंट, साफ़ कर दें, वो वाला चीज़ होनी चाहिए कि ठीक है भाई मेरा बच्चा गंदा कर रहा है मैं साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ उनका पॉइंट गलत नहीं है, वो मकान मालिक हैं भाई, उनकी दीवारें गंदी हो रही हैं इसलिए वो बोल रहे हैं। नेक्स्ट, क्लिप कैसे कट करें मैम प्लीज़ ठीक से बताएं, मुझे कहीं भी कैंची नहीं दिखी। नहीं दिखी कैंची, चलो अब मैं इसमें इतनी एडिटिंग में मैं इसमें टाइम नहीं लगाती, नहीं तो साइड में क्लिप बताऊँ। चलो लिव लाइफ इजी में ट्राई करूँगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, फिर मैं बताऊँगी, व्लॉग में देखना, ठीक है। नेक्स्ट, मैम आप अपने मन की बातें अपने पति से करें, ना कि यहाँ हर लड़की का घर ख़राब करवाएं अपने व्यू के लिए। कुछ दिखाना बताना है यूट्यूब पर तो कुछ अच्छा बताएं और सिखाएं। खुद तो खुश हो अपने ससुराल में, दूसरी लड़कियों को भी रहने दो, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हैंडल कर सकती हैं अगर कोई उनको राय ना दे तो। देखो अगर ऐसा होता कि अपने आप अपनी सिचुएशन हैंडल कर पाते तो यहाँ जो हज़ारों कमेंट आते हैं ना वो ना आते। ये आपका एक ही कमेंट आया है इस तरीके का, और पढ़ मैंने इसलिए दिया यहाँ पर, काट इसलिए नहीं रही हूँ कि जो सुन रहा है उन्हें ये भी पता लगा कि हाँ लोग ऐसे भी सोच रहे हैं इस चैनल को। तो आप ये जो कमेंट अगर देखोगे 197 में, इसमें कोई देना चाहे ना अपनी तरफ से, जिनका यहाँ पर आने के बाद लाइफ सॉर्टेड हुई है, वो इनका जवाब आप अपने इनके कमेंट में लिख देना। और दूसरी चीज़, मैं किसी का घर ना ख़राब करवाएं, मेरा भगवान जान रहा है और यहाँ के जो लोग जिनकी लाइफ सॉर्टेड हो रही है वो जान रहे हैं। घर ना कोई किसी का ख़राब नहीं करता, घर अपने आप घर वालों ने ख़राब किया हुआ होता है। बस मैं यहाँ पर कोशिश ये कर रही हूँ कि अगर कोई उलझा हुआ है और उस वजह से वो बंदी अपने आप को खोती जा रही है,
है ना। आप यहाँ कमेंट सुनते होंगे तो सुनते होंगे कि मेरा मन करता है मैं कुछ कर लूँ, है ना, मैं तबीयत ख़राब है मेरी, मैं फिर भी काम कर रही हूँ, या फिर मैं डॉक्टर के जा के थक गई हूँ लेकिन मैं सही नहीं हो रही, मेरे काम करने को मन नहीं कर रहा, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ, ऐसे वर्ड आपने लाइनें सुनी होंगी। तो औरतें ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं और केवल अपने विचारों को वो एक सही तरीके से सॉर्ट नहीं कर पा रही, उलझी हुई हैं लूप में, और इस चक्कर में वो उस भंवर में डूब के ना खुद को खोती जा रही हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ये कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी जो यहाँ पर जुड़ी हुई है महिला खो ना जाए। जैसे तारे ज़मीन पर था ना कि छोटे बच्चे हैं वो उलझ के अपने आप को ही ख़त्म कर ले रहे हैं, वो सेम औरतों के साथ भी हो रहा है। वो अपने आप को खो ना दें, बस मेरी ये कोशिश है कि भैया जो भी आस पास आपके प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है, उसको एक साइड करके उसको सॉर्ट करके, हमेशा एंड यही होता है मेरे कमेंट का, अपने ऊपर काम करो, खुश रहो, अपने बेटरमेंट के लिए काम करो। तो अगर आपको लग रहा है कि अगर घर की महिला या घर की लड़कियां अपने बेटरमेंट के लिए काम करेंगी या अपनी खुशी का सोचने लगेंगी, है ना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी तो घर बर्बाद हो रहे हैं, तो भाई साहब फिर ऐसे घर क्या ही घर हैं। घर सिर्फ आदमियों के लिए हैं, इसका मतलब औरतें खुश न रहें तो वो घर चलेगा, ऐसे नहीं होता। नेक्स्ट कमेंट लंबा है लेकिन आंसर ज़रूर करना। 1 मंथ हो गया, मैंने हस्बैंड से बहुत लड़ाई हुई, उन्होंने मुझे बहुत बोला, ऐसा लगता है जैसे मन से उतर गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मेरा करते हैं, लेकिन क्या करूं, मन ही नहीं करता बात करने को। फ़ौरन है, कॉल रोज़ करते हैं 2 टाइम्स बट स्टिल हैव नो फीलिंग्स। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी मुझे ऐसा बोलेंगे, मेरे पापा को भी बोले हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि मुझे गिल्ट है इस बात का। मैं सॉरी भी नहीं बोलूँगा पापा को, बट मेरे मन से ये बातें जा नहीं रही, क्या करूँ। कहते हैं मैं अपने बाप के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप से बात करते हैं, लेकिन वाइफ से बस उतनी बात करनी जितनी वाइफ के लिए हो, और कोई घर की बात नहीं करनी। देखो सारे तो नहीं, लेकिन बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं, है ना। हम उनकी टॉप प्रायोरिटी पे नहीं होते, पहले उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके भाई बहन होते हैं, और ऑब्वियसली वो उनकी लाइफ में हमसे पहले आए हैं, तो ये एक रीज़न हो सकता है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ फिर पति पत्नी का रिश्ता भी होता है, और जब हम साथ नहीं रह रहे होते, वो फॉरेन में या यहाँ है, तो वो और स्थिति बॉन्डिंग बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो या तो आप वहाँ जाके रह सको तो आप वहाँ उनके साथ रह लो, अपने आप बॉन्डिंग बन जाएगी, या फिर जब तक यहाँ पे हो, जितनी भी देर मिल रही है, मैं तो यही कहूँगी उनके साथ जितनी बात करने का मौका मिल रहा है उसको अच्छे से कर लो। जो नहीं मिल रहा उसका दुख ना मना के, जो मिल रहा है उस मोमेंट को अच्छे से जी लो। धीरे धीरे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, अच्छा लगेगा, लेकिन टाइम लगता है इसमें, ठीक है, हिम्मत मत हारो। नेक्स्ट, नमस्ते दी, एक बात मुझे परेशान कर रही है। मेरी शादी 15 साल हो गए, सास ससुर ने मुझे बहुत परेशान किया। अब देवरानी आई है, उससे बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, उसे गोल्ड भी ज़्यादा दिया है। हम लोग का फैमिली बिजनेस है, हस्बैंड और ससुर मिलकर काम करते हैं। देवर इतना पढ़ाई किया और वो आकर फैमिली बिजनेस में लग गए। मेरे हस्बैंड 20 साल से अपने पापा के साथ काम कर रहे थे। मुझे बहुत दुख हो रहा है, हस्बैंड बहुत सीधे हैं और कुछ कहते ही नहीं, क्या करूं। देखो, जो देवरानी जेठानी का सोने का जो बता रहे हो ना, बच्चों में जब हम कितनी भी कोशिश कर लें, जब उनकी शादियां होती हैं तो खर्चा ऊपर नीचे होता ही होता है। इसमें हमें मैच्योरिटी रखनी चाहिए कि कोई बात नहीं, जितना हमारे टाइम पे था या हमारे नसीब में था उतना हो गया, अब इनके टाइम पे इतना हो गया। रही बात ये कि उसको गोल्ड ज़्यादा चढ़ाया, तो अगर बराबरी करनी होगी घर वालों को, तो वो आपको एक्स्ट्रा जितना उसको कुछ ग्राम फालतू चढ़ाया होगा उतना आपको दूसरी चीज़ बना के भी दे सकते हैं, वो भी कंप्लीट हो सकती है। नहीं तो अगर आप कमा रहे हो तो आप अपनी कमाई से भी कर सकते हो। अब रही बात फैमिली बिजनेस में कि हस्बैंड कर रहे थे, अब देवर भी आके उसी में जुड़ गए, तो देखो हक तो उनका बनता है, ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने बहुत गलत कर दिया। लेकिन सीधे होने का मतलब ये नहीं होता। जो मुझे लगता है फैमिली बिजनेस में भी सैलरी होनी चाहिए कि भाई इतना है, केवल ये नहीं कि घर का खर्चा चल रहा है, जो अर्निंग हो रही है उसमें भी एक फ़िक्स होना चाहिए कि भाई ये इस लड़के का मेरा इतना है, इसका इतना है, ये फर्म का है, इस तरीके से होता है तो थोड़ा सही रहता है। लेकिन अगर हम मान लो 20 साल हो गए और उसके बाद सडन बाद पिताजी का मन बदल गया, कुछ हो गया, आपके
पति या उनको निकाल के बिल्कुल अलग कर दिया। तो जो आदमी जॉइंट फैमिली के बिजनेस में लगा हुआ है ना, वो फिर बिल्कुल ठगा सा रह जाता है। तो बजाय ये कि अब क्या करें ये सोचने के, सिंपल है कि अपना फाइनेंशियल बेस देखो कि कैसे और कितना बन रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर देवर भी जुड़ रहा है तो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। अगर आज की डेट में आपको बाहर निकाल के खड़ा कर दें, आपका अपना क्या है, थोड़ा सा उस तरीके से सोच लो। जब आदमी अपने आप में स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, तो फिर उसको डर नहीं लगता और ना उसको टेंशन होती है इसको ज़्यादा मिल गया उसको कम मिल गया। उसको पता है मेरे लायक मेरे पास है या मैं कर लूँगा। तो थोड़ा सा जॉइंट में रहते हुए भी मुझे लगता है इंडिविजुअल का भी होना चाहिए। वो अगर आप हिसाब लगा पाओ अपने फैमिली बिजनेस में, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट, हेलो मैम, आपसे एक बात पूछनी है, सही बताना। जब एक लड़की शादी करके ससुराल जाती है तो एडजस्ट करने में कुछ टाइम लगता है। एक बात समझ नहीं आई, जब भी स्टार्ट में कुछ इतना नहीं जानती तो सारे उसको अपने हिसाब क्यों चलाना चाहते हैं। वैसे भी कुछ की लाइफ होती है, कोई कि मुझे एडजस्ट होने में 3.5 साल लग गए। स्टार्ट में बहुत परेशानी हुई और ख़ुद पर ध्यान नहीं दे पाई ससुराल की। ये बात मुझे बहुत गलती है। देखो गलत तो है ये, क्योंकि जो कपड़े पहनने का ढंग है, मान लो साड़ी है, बिछुए हैं, पायजेब है, बहुत सारी चीज़ें शादी के बाद एकदम चेंज होती हैं। अब वो हमें आदत नहीं है, अब हम पहले ही उनमें ही उलझे पड़े हैं। फिर हमारा स्लीपिंग शेड्यूल, आजकल मतलब कौन ही लड़की होगी जो ऐसे उठती और जल्दी कसब करती होगी, है ना, बहुत कम परसेंटेज है। तो उसमें क्या हो रहा है कि एक तो हमारा स्लीपिंग शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा है, फिर हम एक घर से दूसरे घर में आए, हमारा ईटिंग शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे कपड़े पहनने का, तैयार होने का तरीका बदल गया, हम वहाँ भी उलझे हुए हैं। अब उसके साथ में कि जी हमें सबकी एक्सपेक्टेशन भी पूरी करनी है, तो ये पूरी सोसाइटी में ही है गड़बड़े। लेकिन कहना चाहिए अगर हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं कि भाई शादी के बाद ये चीज़ होनी है। पहले लड़कियों को होम मेकर बनने की ट्रेनिंग मिलती थी, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। उनको पता है भाई शादी में जा रहे हैं अपने करके, तो एक तरीके से समझ लो हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने जा रहा है। सब चीज़ों में हमें पूरे पूरे नंबर लाने हैं, किसी भी एक फील्ड में छोड़ना नहीं है, नहीं तो फेल हो जाएंगे। तो लड़कियां उस हिसाब से प्रिपेयर्ड होकर आती थी, तो वो हर फील्ड में अपनी जान लगाती थी और एक अच्छी बहू बनने की कोशिश में वो लगी रहती थी। फिर धीरे धीरे इधर वो रूटीन में अभ्यस्त हो गई, इधर उन्हें खाना बनाना, घर का काम करना, इसमें एक्सपर्ट हो गई। फिर जो वो पहन रही हैं उसमें धीरे धीरे, पहले इतना घूंघट है तो इतना होना शुरू हो गया, चूड़ी इतनी पहननी है तो इतनी में भी ओके हो गया। फिर वो चीज़ें आसान सी होने लगती हैं, लेकिन शुरू में तो सब कुछ एकदम आता ही आता है। अब क्या है, लड़कियां पढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं, उन्होंने घर का काम जितना पहले आता था अब उससे भी कम आ रहा है। फिर पैम्पर्ड करके कहना उनकी परवरिश करी जा रही है, बेटा बेटी एक समान। अब पीहर में तो बेटा बेटी एक समान हो गए, लेकिन जब वो बहू बनी तो सब धरा रह गया, है ना। वहाँ तो नहीं हो रहा कि बेटा और बहू एक समान। अब उसे औरत होने के सारे फ़र्ज निभाने हैं, प्रेगनेंसी भी होएगी, सारे काम होएंगे। तो फिर वहाँ पे जाके प्रॉब्लम लड़की के लिए खड़ी होती है। अब इस समस्या से बचने का सीधा वही है कि जो हमारा पालने का तरीका है अपनी बेटियों को, ये बेटा बेटी एक समान वाला ना, ये बेकार है। बेटा को बेटे की तरह पालो, बेटी को बेटी की तरह पालो, समानता बस वहाँ रखो। अगर मेरी लड़की को पढ़ाई में मैथ अच्छा लगता है तो मैं ये कह के उसे मना नहीं करूँगी तू लड़की है मैथ मत ले, या तू लड़की है तू 8वीं तक पढ़, तू बीटेक मत कर, तू बाहर मत जा पढ़ने। यहाँ तक समानता रखो कि भाई खाना दोनों को सेम दो, पढ़ाई दोनों की सेम रखो, खाने पीने के अलावा जो खर्चे हैं, जो ख्वाहिशें हैं उनकी वो पूरी करो। लेकिन जो काम है दोनों को घर का काम सिखाओ, दोनों को बाहर के काम सिखाओ। उन्हें बांटो मत कि भाई ये बाहर का सीखेगा ये घर का, या फिर लड़की है तो पढ़ रही है तो पढ़ ही रही है, उसको फिर घर का कुछ नहीं पता, कल को अकेली भी रहेगी, कुछ भी है। मतलब ये सर्वाइवल हैक होते हैं, ये सर्वाइवल की वो हैं। अब मैं अभी मिली हूँ 2-1 लड़कियों से, उनको घर के काम की भाई सब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी। क्या जी हम तो पढ़ रहे थे। तो मुझे बड़ा वो हुआ, मैंने कहा मतलब एक IAS की भी परीक्षा आदमी देता है तो क्या 24 में से 24 घंटे ही पढ़ता रहता है, या 24 में से 16 घंटे 18 घंटे पढ़ता है क्या। उठता तो होगा सेल्फ मेंटेनेंस के लिए, तो जब अपनी बॉडी का मेंटेनेंस करता है तभी थोड़ा सा घर का भी आदमी देख ले। अगर शुरू से उसकी मम्मी ने उस तरीके से उसको घर के काम में इन्वॉल्व कराओ, कुछ तो अता पता रहे उसको।
तो मेरे को ना ताज्जुब हो रहा था कि इतनी ज़ीरो नॉलेज। उसने कुछ ऐसी बात बोली कि मतलब मेरी हंसी छूट गई थी। मैंने इतनी ज़ीरो नॉलेज घर के काम में, उसको आता ही नहीं पता ये चीज़ क्या होती है। तो मेरे को बड़ा वो लगा। तो ये ना कहीं स्टार्टिंग से अगर हम थोड़ा सा बेटियों की परवरिश से वहाँ से शुरू करें, या जो बेटियाँ आप शादी करके जा रही हैं थोड़ा सा वो वहीं से अपना माइंड मेकअप करें ना कि हमें लड़कों की बराबरी नहीं करनी, हमें एक जिम्मेदारी है घर की वो निभानी है, प्लस यहाँ का करना है। सिर्फ हमें बराबरी वहाँ चाहिए कि भाई हम भी इंसान हैं, हम सिर्फ इसलिए अपमान नहीं झेलेंगे या हम सिर्फ इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि हम लड़की हैं। बराबर कर लो, लेकिन तुम्हें कुछ आता ही नहीं घर का, ये तो बहुत ही बेकार है ना। तो वो चीज़ है थोड़ी सी। तो ससुराल बुरा नहीं है, हमारी सोसाइटी का सिस्टम थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है, जिसकी वजह से सेम जगह हर कहना एक सड़क है गड्ढों भरी, हर गाड़ी उसी गड्ढे में गिर रही है। उन गड्ढों को भरने की प्रोसेस शुरू नहीं हो पा रही कहीं से भी। जो कमी है वो सिस्टम में है, लोगों में नहीं है। तो वो ही चक्कर है, इसीलिए हर एक की लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रगल स्टार्टिंग में ज़्यादा रहती है। थोड़ा सा वहीं से अगर आप चेंज करके आओ ना माइंड सेट, तो आगे आके प्रॉब्लम कम होएंगी। तो ये थे एपिसोड 197 के जवाब। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो चैनल पे कमेंट ज़रूर कर देना, किसी के मतलब के लगे तो शेयर कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।